हर कहानी एक नई दास्तान। वेलकम टू एनिस नॉवेल्स वर्ल्ड। यहाँ से कहानी शुरू होती है। इंद्रनगा, दोपहर का समय, जायका रेस्तरां। अंडाकार चेहरे और घने काले बालों वाली युवती ने कबीर को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी वेशभूषा देखकर लग रहा था जैसे वह सड़क किनारे कोई छोटी मोटी दुकान चलाता हो। युवती के चेहरे पर तिरस्कार का भाव आ गया। कुछ देर बाद उसने अहंकार भरे स्वर में कहा, मैं अपना परिचय देती हूँ। मेरा नाम श्रेया है। मेरी उम्र 23 साल है। मैंने देश की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है और मेरा सालाना वेतन 20 लाख रुपये है। कबीर ने सहजता से उत्तर दिया, मेरा नाम कबीर है। मैं भी 23 साल का हूँ। मैंने 12वीं तक पढ़ाई की है और मेरी मासिक कमाई 4,000 रुपये है। श्रेया ने लापरवाही से ओह कहा और उसके चेहरे पर घृणा और बढ़ गई। वह मन ही मन अपनी मां को कोसने लगी कि उन्होंने ऐसे लड़के के साथ उसकी मुलाकात क्यों तय करवाए। भले ही कबीर दिखने में थोड़ा ठीक था, लेकिन केवल शक्ल का क्या अचार डालना है। न पढ़ाई, न अच्छी नौकरी। कबीर उसके लायक बिल्कुल नहीं था। श्रेया ने सामने रखा फलों का जूस उठाया और घूंट भरने लगी। कबीर को भी मानना पड़ा कि श्रेया वास्तव में बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी बातों में अहंकार और चेहरे पर तिरस्कार साफ झलक रहा था। कबीर किसी की चापलूसी करने वालों में से नहीं था। अगर कोई उसे नीची निगाह से देखे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। दोनों एक दूसरे के सामने चुपचाप बैठे रहे। माहौल थोड़ा भारी हो गया था। तभी कबीर का फोन थरथराया। उसने फोन निकाला और देखा कि एक अजीब संदेश आया है। टिंग, आपको 7 अरब डिजिटल उपहार मिले हैं। क्या आप इन्हें स्वीकार करना चाहते हैं? कबीर को हंसी आ गई। 7 अरब उपहार? क्या दुनिया के हर इंसान ने उसे उपहार भेजा है? आजकल फोन पर विज्ञापन भी बहुत बढ़ा चढ़ाकर आते हैं। सामान्य तौर पर कबीर इसे बंद कर देता, लेकिन इस समय वह बहुत बोर हो रहा था, इसलिए जिज्ञासावश उसने हाँ पर क्लिक कर दिया। वह देखना चाहता था कि आगे क्या होता है। अगले ही पल फोन की स्क्रीन पर एक तेज लाल रोशनी चमकी। एक डिजिटल लिफाफा स्क्रीन पर उभरा। कबीर ने उसे खोला। बधाई हो, आपको 19,999 रुपये मिले हैं। फिर एक और लिफाफा आया। कबीर ने उसे भी खोला। बधाई हो, आपको 99 रुपये मिले हैं। कबीर सोचने लगा कि शायद ये कोई ऐसा प्रोग्राम है जो बस ऐसे ही फर्जी संदेश दिखाता रहता है। उसने ऐप बंद करने का विचार किया, तभी उसका फ़ोन फिर से हल्का सा कांपा। बैंक से लगातार 2 संदेश आए थे। जनता बैंक सूचना, आपके खाते में 19,999 रुपये जमा किए गए हैं। जनता बैंक सूचना, आपके खाते में 99 रुपये जमा किए गए हैं। कबीर का दिल जोर से धड़कने लगा। ये वही रकम थी जो उसे अभी डिजिटल लिफाफे में मिली थी। क्या ये विज्ञापन नहीं था? क्या ये सब सच था? कबीर ने उत्साह और उलझन में एक और लिफाफा खोला। बधाई हो, आपको 29,999 रुपये मिले हैं। बधाई हो, आपको 2,000 रुपये मिले हैं। बधाई हो, आपको पेशेवर वाहन चालन कौशल प्राप्त हुआ है। बधाई हो, आपको 5 रुपये मिले हैं। कबीर स्क्रीन पर क्लिक करता गया। साथ ही बैंक से भी लगातार संदेश आते रहे। उसे समझ आ गया कि यह सब असली है। सामने बैठी श्रेया ने देखा कि कबीर बहुत देर से कुछ नहीं बोला है और बस अपने फ़ोन में लगा है। उसने अपनी गर्दन थोड़ी आगे बढ़ाई और कबीर के फ़ोन की स्क्रीन पर नज़र डाली। बधाई हो, आपको 5 रुपये मिले हैं। ये देखते ही वह हैरान रह गई। उसे गुस्सा और घृणा दोनों महसूस हुए। वह एक पढ़ी लिखी और अच्छी कमाई वाली लड़की थी, और यह आदमी उससे बात करने के बजाय 5-5 रुपये के इनाम बटोरने में लगा था। श्रेया खड़ी हो गई और रूखेपन से बोली, मुझे लगता है तुम्हें समझ आ गया होगा कि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। मुझे कुछ काम है, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर वह जाने के लिए मुड़ी। बधाई हो, आपको एक लंबोर्गिनी स्पोर्ट्स कार मिली है। जब कबीर और लिफाफे खोलना चाहता था तो फ़ोन पर समय 12:01 हो गया। स्क्रीन पर एक संवाद बॉक्स आ गया। सूचना, अगले डिजिटल उपहार के लिए अभी 23 घंटे 59 मिनट बाकी हैं। नोट, हर 10,000 रुपये खर्च करने पर आपको तुरंत एक उपहार मिल सकता है। कबीर ने धीरे से अपना फ़ोन जेब में रखा। तभी उसकी उंगलियां किसी धातु से टकराईं। उसने देखा तो जेब में एक कार की चाबी थी, लंबोर्गिनी की चाबी। उसने जो उपहार खोला था वह सच हो गया था। श्रेया ने जाते जाते कबीर की ओर देखा, जो अभी भी शून्य में घूर रहा था। उसे लगा कि वह अभी भी चंद रुपयों के चक्कर में खोया है। उसने अपनी कमर मटकाते हुए बाहर की ओर कदम बढ़ा दिए। रेस्तरां के दरवाजे पर बहुत से लोग खड़े थे। वे थोड़ी ही दूर खड़ी एक शानदार स्पोर्ट्स कार को आश्चर्य से देख रहे थे। अरे देखो, लंबोर्गिनी, ये तो वह खास मॉडल है जो करोड़ों में आता है। इसका सिल्वर ग्रे रंग कितना शानदार है। यकीन नहीं होता कि इंद्रनगा में ऐसी कार है। पता नहीं किस रईस की होगी। एक भड़कीले कपड़ों वाली इंटरनेट सुंदरी तो कार के आगे खड़ी होकर अलग अलग मुद्राओं में अपनी तस्वीरें भी ले रही थी। श्रेया भी उस कार को ईर्ष्या से देखने लगी। जब श्रेया ने कबीर को रेस्तरां से बाहर आते देखा तो उसका चेहरा बिगड़ गया। उसने अभी तो मना किया था, फिर भी यह बेशर्म उसके पीछे आ रहा है।
उसने अपनी BMW कार की चाबी हवा में लहराते हुए कहा, मैं अपनी गाड़ी से आई हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। वह कबीर को उनकी हैसियत का अंतर दिखाना चाहती थी। उसके पास BMW थी, जबकि कबीर के पास शायद अपनी साइकिल भी न हो। कबीर ने शांत भाव से कहा, मैंने यह नहीं कहा कि मैं तुम्हें छोड़ने जा रहा हूँ। इसके बाद उसने अपनी जेब से लंबोर्गिनी की चाबी निकाली और बटन दबाया। सामने खड़ी शानदार स्पोर्ट्स कार की बत्तियां जलीं और दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। वह सीधे उस कार की ओर बढ़ा, दरवाज़ा खोला और अंदर बैठ गया। कबीर ने पहले कभी स्पोर्ट्स कार नहीं चलाई थी, लेकिन सीट पर बैठते ही उसे लगा जैसे वह वर्षों से इसे चला रहा हो। उसे कार के हर पुर्जे की जानकारी थी। कार के सामने खड़ी होकर तस्वीरें ले रही वह इंटरनेट सुंदरी कबीर को अंदर बैठते देख दंग रह गई। वह सुंदर भी था और अमीर भी। वह उत्साह में खिड़की के पास आए और बोली, हेलो हैंडसम, क्या हम साथ में खाना खा सकते हैं? कबीर ने कहा, मैं अभी खाकर आ रहा हूँ। उसने फिर कहा, तो फिल्म देखने चलें, आजकल अच्छी फिल्में लगी हैं। माफ़ करना, मुझे काम है, कबीर ने जवाब दिया। वह सुंदरी फिर बोली, अपना नंबर तो देते जाओ। लेकिन कबीर ने खिड़की का शीशा चढ़ा लिया और इंजन चालू कर दिया। कार एक झटके के साथ हवा से बातें करती हुई आगे बढ़ गई। श्रेया ये सब देख रही थी। वह पूरी तरह सन्न रह गई। कबीर उसी स्पोर्ट्स कार में बैठकर गया। वह उसी के साथ तो अभी बैठा था, और उसने उसे ठुकरा दिया। अगर वह कबीर से शादी कर लेती तो उसे जीवन भर काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके सीने में पछतावे की लहर दौड़ गई। तभी श्रेया का फ़ोन बजा। उसकी माँ सुधा जी का फ़ोन था। श्रेया, क्या हुआ? कबीर से मिली? हाँ, मिली थी, श्रेया ने बेजान आवाज़ में कहा। तुम्हें कबीर कैसा लगा? अगर पसंद न हो तो कोई बात नहीं, मना कर देना। वैसे भी उसका परिवार बहुत साधारण है, सुधा जी ने कहा। श्रेया चौंक गई। क्या उसका परिवार साधारण है? उसने रुककर पूछा, उसके माता पिता क्या करते हैं? हम साथ काम करते थे। सुना है अब उन्होंने कपड़ों की एक छोटी दुकान खोली है, सुधा जी ने बताया। श्रेया ने कहा, ठीक है माँ, समझ गई। फ़ोन रखते ही श्रेया को समझ आ गया। वह लंबोर्गिनी किराए की होगी। गरीब लोग दिखावे के लिए ऐसा करते हैं। उसने राहत की सांस ली और अपनी BMW की ओर बढ़ गई। उधर कबीर अपनी कार दौड़ाता हुआ एक सार्वजनिक पार्किंग में पहुंचा। तभी उसके सामने एक आभासी स्क्रीन उभर आई। सिस्टम सक्रिय, नया उपयोगकर्ता उपहार प्राप्त हुआ। नाम, कबीर। स्तर 1, इनाम, हर सांस पर ₹1, नींद के हर सेकंड पर ₹1, हर कदम पर ₹1। अपग्रेड के लिए खर्च 0/10,000। कबीर ने हिसाब लगाया। एक सामान्य व्यक्ति दिन में लगभग 20,000 बार सांस लेता है। सोने और चलने के पैसे अलग। वह दिन के 60-70 हज़ार आराम से कमा सकता था। उसने उपयोगकर्ता उपहार खोला। उसे आकर्षण वृद्धि और 10 गुना कैशबैक कार्ड मिला। कबीर ने अपनी कार सीधे के.एम. मॉल की ओर मोड़ दी। ये शहर का सबसे महंगा मॉल था। वह भले ही साधारण कपड़ों में था, लेकिन वहाँ की सेल्स गर्ल ने उसका स्वागत किया। कबीर ने कहा, मेरे लिए कुछ अच्छे कपड़े दिखाओ। नए कपड़े पहनने के बाद कबीर का व्यक्तित्व और निखर गया। बिल बना ₹48,889। कबीर ने मन ही मन सोचा, सिर्फ 40,000। चलो कोई बात नहीं, उसने काट दिया। तभी सिस्टम का संदेश आया, ₹48,889 खर्च हुए। क्या आप 10 गुना कैशबैक कार्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं? हाँ। सिस्टम अपग्रेड, स्तर 2। अब हर सांस, नींद और कदम पर ₹2 मिलेंगे। साथ ही उसके फ़ोन पर संदेश आया कि खाते में ₹4,88,890 जमा हो गए हैं और कुछ नए डिजिटल उपहार भी मिले। कबीर मुस्कुराया। उसने बाकी के खुले पैसे सेल्स गर्ल को टिप के रूप में दे दिए और वहां से निकल गया। उसने और खरीदारी की और सिस्टम को स्तर 3 पर पहुंचा दिया। अब उसकी कमाई और बढ़ गई थी। उसे हिंसक सौंदर्य और शराब का उस्ताद जैसे कौशल भी मिले। अगले दिन दोपहर 12 बजे कबीर के फ़ोन पर फिर से उपहारों की बरसात हुई। कुछ पैसों के बाद एक बड़ा संदेश आया। बधाई हो, आपको एक वाशर ऑन कॉन्स्टेंटिन घड़ी मिली है। बधाई हो, आपको रॉयल रेजिडेंसी की एक पूरी इमारत मिली है। रॉयल रेजिडेंसी, शहर का सबसे महंगा रिहायशी इलाका। एक पूरी इमारत। तभी उसके सामने मेज पर संपत्ति के दस्तावेजों का ढेर और चाबियों का गुच्छा प्रकट हो गया। उसने देखा कि इमारत ए के सभी 132 फ्लैट अब उसके नाम पर थे। इनकी कीमत करोड़ों में थी। कबीर ने उन सबको एक बैग में भरा और नीचे उतरा। नीचे उसकी मकान मालकिन श्रीमती वर्मा खड़ी थीं। कबीर को देखते ही वह बोली, अरे कबीर, आज काम पर नहीं गए? अच्छा हुआ, मेरे घर का टॉयलेट जाम है, ज़रा साफ कर दो। कबीर को यह औरत बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसने कहा, मुझे ये सब नहीं आता। श्रीमती वर्मा को गुस्सा आ गया। उन्होंने कबीर का हाथ पकड़ लिया। नहीं आता मतलब? तुम जैसों को तो यही सब आता है। कबीर ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया। इस छीना झपटी में उसका बैग गिर गया और संपत्ति के दस्तावेज व चाबियां बाहर बिखर गईं।
श्रीमती वर्मा ने उन कागजों को देखा और हंसते हुए बोली, अरे कॉलेज तो गए नहीं, अब प्रॉपर्टी डीलर का काम शुरू कर दिया। ठीक से बेचना भी आता है या नहीं? उन्हें लगा कबीर किसी एजेंसी में काम करता है। कबीर ने बिना कुछ कहे कागज समेटे और सामने खड़ी अपनी लंबोर्गिनी में बैठकर निकल गया। श्रीमती वर्मा का बेटा रोहन दौड़ता हुआ आया, माँ, वह कार देखी। वह लंबोर्गिनी थी, करोड़ों की कार। श्रीमती वर्मा के होश उड़ गए। उन्हें याद आया कि कबीर ने जो कपड़े पहने थे वे भी बहुत महंगे थे। क्या वे सारे मकान सच में उसके थे? एक डर उनके मन में बैठ गया। कबीर रॉयल रेजिडेंसी पहुंचा। उसने देखा कि मकान पूरी तरह तैयार हैं। वह पास ही स्थित अपना घर एजेंसी गया। वहां उसने कहा, मेरे पास रॉयल रेजिडेंसी में कुछ संपत्ति है, मुझे उसे किराए पर देना है। अपने मैनेजर को बुलाएं। कुछ ही देर में मैनेजर मीरा बाहर आई। वह बेहद खूबसूरत और पेशेवर लग रही थी। कबीर को देखकर वह भी प्रभावित हुए बिना न रह सकी। उसने अपना कार्ड दिया। कबीर ने उसे बताया कि वह पूरी इमारत किराए पर देना चाहता है। मीरा हैरान रह गई, ऐसा ग्राहक रोज नहीं मिलता। उसने तुरंत कागजी कार्रवाई शुरू कर दी। तभी श्रेया थकी हारी उसी एजेंसी में दाखिल हुई। उसे अपने भाई के स्कूल के लिए रॉयल रेजिडेंसी में ही घर चाहिए था। उसने कबीर को वहां से निकलते देखा। उसे लगा कबीर यहाँ नौकरी करता होगा। एजेंसी के कर्मचारी ने श्रेया से कहा, मैडम, आप बहुत किस्मत वाली हैं। अभी अभी एक सज्जन ने अपनी पूरी इमारत हमें किराए पर देने के लिए सौंपी है। पूरा ऑफिस शांत था। श्रेया के कान खड़े हो गए। पूरी इमारत? किसने? कर्मचारी ने कबीर की ओर इशारा किया जो बाहर जा रहा था। श्रेया को काट मार गया। तो वह कार, वह सब सच था। वह एक बहुत बड़ा रईस था और श्रेया ने उसे ठुकरा दिया था। उसे चक्कर आने लगे। मीरा ने श्रेया से पूछा, क्या आपको घर चाहिए? सिर्फ 104 नंबर फ्लैट खाली है, किराया 30,000। श्रेया चिल्लाई, 30,000? इतना महंगा? मीरा ने कबीर के हाव भाव देख लिए थे और समझ गई थी कि कबीर इस लड़की को पसंद नहीं करता। उसने रूखेपन से कहा, लेना है तो लो, वरना जाओ। श्रेया के पास कोई चारा नहीं था। उसकी मां ने फोन पर दबाव डाला कि भाई की पढ़ाई के लिए घर लेना ही होगा। श्रेया ने रोते हुए मन से वह महंगा घर किराए पर ले लिया। शाम को कबीर को पता चला कि उसके स्कूल के दोस्तों का मिलन समारोह है। वह समय बिताने के लिए वहां जाने को तैयार हो गया। शाम को सुखसागर होटल के कमरा नंबर 666 में कबीर जब पहुंचा तो उसके पुराने दोस्त समीर ने उसे पहचाना। समीर अब काफी मोटा हो गया था। तभी विक्रम ने तंज कसते हुए पूछा, कबीर, सुना है तुम 12वीं के बाद ही काम करने लगे थे। कितना कमा लेते हो? कुछ हजार। कबीर ने शांत भाव से कहा, बस कुछ हजार। विक्रम हंसा, तो आज दबाकर खाना, ये खाना तुम्हारी महीने भर की कमाई से महंगा होगा। तभी प्रिया अपने अमीर और अधेड़ उम्र के पति राकेश के साथ आए। सब उसकी तारीफ करने लगे। प्रिया को याद था कि स्कूल में उसने कबीर को पसंद किया था, लेकिन कबीर ने भाव नहीं दिया था। आज अपनी अमीरी दिखाकर वह कबीर को नीचा दिखाना चाहती थी। तभी दरवाजे पर आहट हुई। नव्या अंदर दाखिल हुई। उसके आते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। वह बेहद साधारण कपड़ों में थी, लेकिन उसकी सुंदरता ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। कबीर की भी नजरें उस पर थम गईं। नव्या, यकीन नहीं होता तुम आई हो, किसी ने कहा। सब कानाफूसी करने लगे। स्कूल के समय में नव्या और प्रिया दोनों कबीर को पसंद करती थीं। आज प्रिया एक अमीर पत्नी है और कबीर एक मामूली नौकरी पेशा। और नव्या, वह अभी भी रहस्य थी। छात्रों की बातें सुनकर सबकी नजरें अनजाने में ही कबीर पर टिक गईं, जिनमें साफ तौर पर उपहास झलक रहा था। सबने कबीर से धीरे धीरे दूरी बना ली, मानो उसके पास खड़े होने से उनकी शान घट जाएगी। केवल नव्या ही अपवाद थी। निजी कक्ष में प्रवेश करते ही नव्या की सुंदर आंखों ने पूरे कमरे का जायजा लिया। जैसे ही उसकी नज़र कबीर पर पड़ी, वह 2 पल के लिए ठिठक गई और दोनों की आंखें मिल गईं। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। इस पल शब्दों से बेहतर खामोशी थी। जल्द ही मेज पर तरह तरह के लजीज व्यंजन सज गए। खुशबूदार पसलियां, मछली और कई तरह के पकवान वहां मौजूद थे। तभी एक छात्र ने सुझाव दिया, मुझे लगता है आज हम कुछ ही लोग हैं। हाई स्कूल के दोस्तों का इस तरह मिलना कम ही हो पाता है। मेरा सुझाव है कि हम सब जाम टकराएं। चीयर्स, चीयर्स। मिलन समारोह की शुरुआत हो चुकी थी। अभी सबने खाना शुरू ही किया था कि चेक वाली शर्ट पहने हर्षित अंदर आया। उसने आते ही सबसे पहले अपनी BMW की चाबियां मेज पर पटक दीं। माफ करना दोस्तों, मुझे देर हो गई। ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं खुद को सजा देने के लिए एक गिलास शराब पीऊंगा। हर्षित ने तुरंत अपने लिए शराब का एक गिलास भरा और एक ही सांस में पी गया। विक्रम ने उत्सुकता से पूछा, हर्षित, मान गए यार, तुमने BMW खरीद ली? अरे ये तो बस BMW 5 सीरीज है, कोई बड़ी बात नहीं, हर्षित ने लापरवाही से हाथ हिलाते हुए कहा। फिर भी यार, लग्जरी गाड़ी तो है ही, विक्रम ने जोर देकर कहा। नहीं यार, इसे लग्जरी नहीं कहते, हर्षित ने मना करते हुए कहा। तुम्हें नहीं पता मेरे बगल में कौन सी गाड़ी खड़ी थी?
वह लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर, क्या कमाल की गाड़ी है। समीर हैरान होकर बोला, क्या बात कर रहे हो? लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर, हमारे इंद्रंग में ये गाड़ी है। हाँ, मुझे भी यकीन नहीं हुआ। हर्षित ने सिर हिलाया, यहाँ उस लैम्बोर्गिनी की कीमत करोड़ों में होगी। पता नहीं किस रईस की है। मेरी BMW में तो सिर्फ 252 हॉर्स पावर है, लेकिन उस लैम्बोर्गिनी में भी 12 इंजन है और 700 हॉर्स पावर। 2.8 सेकंड में 100 की रफ्तार पकड़ लेती है। ऐसा लगता है जैसे आप उड़ रहे हों। बोलते बोलते हर्षित जोश में आ गया और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। फिर उसकी नज़र पूरे कमरे में घूमी। जब उसने परी जैसी खूबसूरत नव्या को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। अरे नव्या जी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज तुम भी आओगी। कुछ साल हो गए तुम्हें देखे हुए, तुम तो और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो। हालांकि नव्या ने केवल शिष्टाचार में मुस्कान दी और उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा। हर्षित थोड़ा शर्मिंदा महसूस करने लगा। फिर उसने भारी मेकअप वाली प्रिया और उसके पति दुष्यंत की ओर रुख किया। प्रिया जी, दुष्यंत सर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप दोनों यहाँ होंगे। आज तो अच्छा मौका है, मैं आपके नाम का जाम उठाना चाहूँगा, हर्षित ने अपना गिलास उठाते हुए कहा। विक्रम ने पूछा, हर्षित, तुम प्रिया के पति को जानते हो? बिल्कुल, दुष्यंत सर बहुत बड़े आदमी हैं। उन्हीं की बदौलत तो मैं अपनी BMW 5 सीरीज ले पाया हूँ। तुम्हें पता है दुष्यंत सर कौन सी गाड़ी चलाते हैं? पोर्शे, हर्षित ने बताया। कमाल है, पोर्श चला रहे हैं, वह तो सुपर लग्जरी कार है। विक्रम ने तारीफ की। बड़े हुए पेट वाले दुष्यंत ने मुस्कुराते हुए कहा, बस एक पोर्श ही तो है। उस लैम्बोर्गिनी जितनी अच्छी नहीं है। वैसे भी आजकल रईस लोग गाड़ियों में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते, उन्हें घड़ियों का शौक ज़्यादा होता है। बोलते हुए दुष्यंत ने अपनी कलाई पर बंधी सोने की रोलेक्स दिखा दी। रोलेक्स? हर्षित चिल्लाया, आपके पास रोलेक्स भी है? सही बात है, गरीब गाड़ियों में दिलचस्पी रखते हैं और अमीर घड़ियों में। दुष्यंत सर, आप वाकई अपनी प्रतिष्ठा के हकदार हैं, किसी ने धीमी आवाज में कहा। रोलेक्स? और वह भी सोने के रंग की, साफ लग रहा है कि बहुत महंगी होगी। दुष्यंत ने गर्व से कहा, इतनी भी महंगी नहीं है, बस एक साधारण रोलेक्स है। हर्षित ने अंगूठा दिखाते हुए कहा, दुष्यंत सर अमीर हैं और प्रिया जी खूबसूरत। आप दोनों की जोड़ी एकदम सही है, रब ने बना दी जोड़ी। वैसे याद आया, हमारी क्लास में कबीर नाम का एक लड़का था। वह अपने सुंदर चेहरे का फायदा उठाकर प्रिया के पीछे पड़ा रहता था। शुक्र है कि प्रिया ने उसका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। दुष्यंत और प्रिया को खुश करने के लिए हर्षित ने सच को तोड़ मरोड़ दिया। असल में प्रिया कबीर के पीछे थी, न कि कबीर प्रिया के पीछे। प्रिया ने तुरंत कहा, बिल्कुल, मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। सुंदर चेहरे का क्या फ़ायदा, मेरी किस्मत में तो दुष्यंत से शादी करना लिखा था। बोलते हुए प्रिया ने अपना गुच्ची का बैग लहराया और कबीर को हिकारत भरी नज़रों से देखा, मानो वह कह रही हो, कबीर, तुमने मुझे तब ठुकराया था, अब मेरी नज़र में तुम बस एक गरीब हारे हुए इंसान हो। चूंकि वे लगातार उसे निशाना बना रहे थे, कबीर ने तय किया कि अब वह लिहाज नहीं करेगा। उसने अपनी थोड़ी को छूते हुए याद किया, मैं प्रिया के पीछे पड़ा था। क्या इसीलिए उसने खुद आगे बढ़कर मुझे अपने शरीर का एक खास हिस्सा दिखाया था? ओह, मुझे लगता है उस जगह पर 3 तिल थे। ये सुनते ही दुष्यंत का चेहरा बिगड़ गया। 3 तिल? वह तो प्रिया का बेहद निजी अंग था। क्या प्रिया ने खुद उसे दिखाया था? दुष्यंत ने प्रिया से शादी उसकी मासूमियत देखकर की थी, लेकिन अब लग रहा था कि वह बिल्कुल भी मासूम नहीं थी। प्रिया ने घबराकर कहा, जानू, इसकी बकवास मत सुनो। दुष्यंत ने गुस्से में बस एक हुंकार भरी और उसे नज़रअंदाज कर दिया। तभी हर्षित ने ऐसे दिखाया जैसे उसने अभी कबीर को देखा हो। अरे कबीर, तुम भी यहाँ हो। प्रिया हमारी क्लास की सबसे सुंदर लड़की थी। अगर तुम उसे पसंद करते थे तो कोई बड़ी बात नहीं। कौन उसे पसंद नहीं करता था? हम तो बस पुरानी बातें कर रहे हैं, तुम बुरा मत मानना। वह साफ तौर पर कबीर को झूठा साबित करने की कोशिश कर रहा था। कबीर ने कहा, तो फिर मैं भी पुरानी बातें करता हूँ। सबको स्कूल की वार्डन शांता मौसी याद हैं। जब हर्षित 11वीं में था तब वह उनके साथ काफ़ी समय तक रहा था। वैसे, क्या तुम दोनों अभी भी साथ हो? सन्नाटा। ये सुनते ही सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। शांता मौसी लगभग 40 साल की थी, छोटे कद और मोटे शरीर की, और कहा जाता था कि उन्होंने कभी शादी नहीं की। हर्षित उनके साथ था। क्या उसके शौक इतने अजीब थे? तभी हर्षित के एक पुराने रूममेट को याद आया कि हर्षित देर रात तक बाहर रहता था और शांता मौसी दरवाज़ा खुला छोड़ देती थीं। अब समझ आया कि वह दरवाज़ा गलती से नहीं, बल्कि जानबूझकर खुला छोड़ा जाता था। हर्षित का चेहरा शर्म से लाल हो गया और वह चिल्लाया, कबीर, तुम बकवास कर रहे हो। लेकिन उसका चेहरा देखकर सबको समझ आ गया कि बात सच थी। माहौल तनावपूर्ण हो गया था। किसी ने माहौल को हल्का करने के लिए कहा, चलो एक ड्रिंक लेते हैं। सबने शराब पी और माहौल थोड़ा सामान्य हुआ। हर्षित बातें बनाने में माहिर था। जल्द ही वह फिर से सबका ध्यान खींचने लगा। उसने कोने में बैठे चुपचाप कबीर को देखा।
कबीर, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? हर्षित ने ऐसे पूछा जैसे वह अपना अपमान भूल गया हो। वैसे कबीर, स्कूल के बाद तुम सीधे काम पर लग गए थे। काफी कमा लिया होगा। कौन सी गाड़ी ली तुमने? विक्रम ने ताना मारा। कबीर की कमाई कुछ हजार होगी, गाड़ी क्या लेगा? मुझे तो नहीं लगता वह अपना खर्चा भी उठा पाता होगा। स्कूल के दिनों में कबीर की लोकप्रियता से विक्रम जलता था, इसलिए अब वह उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा था। हर्षित ने आश्चर्य का नाटक करते हुए कहा, क्या सिर्फ कुछ हजार? कबीर को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उसे ये सब बहुत बचकाना लग रहा था। हर्षित ने फिर कहा, अरे कबीर, तुमने घड़ी भी पहनी है, अच्छी लग रही है, जरा हमें भी तो दिखाओ। कबीर ने शांत भाव से कहा, बस एक घड़ी है, इसमें देखने जैसा कुछ नहीं है। अरे हम सब दोस्त हैं, दिखाओ तो सही। समीर ने भी उत्सुकता दिखाई। कबीर ने अपनी वेचेरोन कॉन्स्टेंटिन टूर दी आइल वैशेरोन कॉन्स्टेंटिन टूर द लिटिल मेज पर रख दी। हर्षित ने उसे हाथों में उछालते हुए कहा, वजन तो है? विक्रम ने पूछा, कौन सा ब्रांड है? ठीक ठाक लग रही है। मेरा दोस्त करण घड़ियों का एक्सपर्ट है, उसे फोटो भेजता हूँ, वह बता देगा। हर्षित ने बिना पूछे फोटो खींची और भेज दी। वह जताना चाहता था कि उसके पास बड़े संपर्क हैं। समीर ने पूछा, कबीर, ये घड़ी कितने की ली? मैंने पैसे खर्च नहीं किए, कबीर ने सच कहा, क्योंकि यह उसे सिस्टम से इनाम में मिली थी। विक्रम हंसा, पैसे खर्च नहीं किए? कहीं किसी सामान के साथ फ्री तो नहीं मिली? हर्षित ने कहा, तो ये गिफ्ट है। कबीर, पहले बताते, मैंने बेकार में फोटो भेजी। अक्सर फ्री गिफ्ट नकली होते हैं, मेरा दोस्त नकली माल से नफरत करता है। ये कहकर हर्षित ने घड़ी को लापरवाही से मेज पर फेंक दिया, जैसे उसे छूने से उसके हाथ गंदे हो गए हों। हर्षित ने ज्ञान देते हुए कहा, कबीर, बुरा मत मानना, लेकिन हम सब दोस्त हैं। नकली घड़ी पहनकर दिखावा करने का कोई मतलब नहीं है। वहां मौजूद कई लोगों ने हामी भरी। प्रिया ने भी अपना बैग लहराते हुए कहा, नकली माल इस्तेमाल करने वाले गरीब होते हैं। मेरे पति मुझे कभी नकली सामान नहीं दिलाते। कबीर को अब गुस्सा आ गया। उसने कहा, जब तक मुझे पसंद है, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उसने घड़ी वापस पहन ली। माहौल फिर बिगड़ गया। समीर ने कहा, खाना हो गया, चलो कराओके चलते हैं। सब तैयार हो गए, लेकिन कबीर ने मना कर दिया। नव्या ने भी कहा, मुझे घर पर कुछ काम है, मैं भी नहीं जाऊंगी। कबीर ने सहजता से पूछा, क्या तुम्हें घर छोड़ने के लिए मेरी मदद चाहिए? नव्या मुस्कुराए, अगर तकलीफ न हो तो शुक्रिया। कबीर थोड़ा हैरान हुआ, उसने बस औपचारिक रूप से पूछा था, लेकिन अब वह मना नहीं कर सकता था। दोनों पार्किंग की ओर चल दिए। पीछे से छात्र बातें करने लगे। इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है क्या? कबीर के पास तो गाड़ी भी नहीं है, शायद टैक्सी से जाएगा, विक्रम ने कहा। प्रिया ने ताना मारा, मेरे पति मुझे मर्सिडीज या BMW में ले जाते हैं। टैक्सी? कबीर वाकई बेशर्म है। हर्षित को लगा कि उसे नव्या को छोड़ना चाहिए था, शायद उसे मौका मिल जाता। उसने कहा, हमें नव्या को टैक्सी में नहीं जाने देना चाहिए, यह अच्छा नहीं लगेगा। सब उसकी बात से सहमत थे। तभी पार्किंग में किसी ने इशारा किया, दोस्तों देखो, वहां एक सुपरकार खड़ी है। वाह, लैम्बोर्गिनी लग रही है। सब तारीफ करने लगे। हर्षित ने कहा, वही लैम्बोर्गिनी है जो मेरी गाड़ी के बगल में थी। तभी किसी ने देखा, अरे कबीर उस लैम्बोर्गिनी की तरफ क्यों जा रहा है? विक्रम ने कहा, शायद फोटो खिंचवाने जा रहा होगा। प्रिया ने हंसते हुए कहा, सिर्फ फोटो नहीं, शायद छूकर देखेगा ताकि बाद में दीन ये हाँक सके कि उसने लैम्बोर्गिनी छुई है। सब कबीर का मजाक उड़ाने के लिए तैयार थे। हर्षित भी रुक गया, वह ये तमाशा देखना चाहता था। लेकिन अगले ही पल सबके चेहरे जम गए। कबीर ने लैम्बोर्गिनी का दरवाजा खोला और नव्या को अंदर बैठाया। इंजन की गहरी गरज के साथ गाड़ी वहां से निकल गई। सन्नाटा, पूरी तरह सन्नाटा। कबीर ने लैम्बोर्गिनी चलाई, वह गाड़ी उसकी थी। विक्रम ने खिसियाते हुए कहा, कबीर कितना पाखंडी है, उसने रियूनियन में दिखावा करने के लिए गाड़ी किराए पर ली होगी, इसमें उसकी 2 महीने की कमाई लग गई होगी। सबने राहत की सांस ली। हाँ, किराए की ही होगी। तभी हर्षित का फोन बजा। उसके दोस्त करण की आवाज आए, हर्षित, तुमने जो घड़ी की फोटो भेजी थी, वह कहाँ से मिली? हर्षित ने स्पीकर ऑन करते हुए कहा, मेरे एक पुराने क्लासमेट की है। वह कबीर की पोल खोलना चाहता था कि घड़ी भी नकली है, लेकिन करण चिल्लाया, यार तुम कमाल हो, वह घड़ी वेचेरोन कॉन्स्टेंटिन टूर दी आइल है। दुनिया में ऐसी सिर्फ 7 घड़ियां हैं, आज इसकी कीमत करोड़ों में है। तुम्हारा दोस्त बहुत बड़ा आदमी है। फिर से सन्नाटा। किराए पर लैम्बोर्गिनी मिल सकती है, लेकिन करोड़ों की दुर्लभ घड़ी नहीं। इसका मतलब दोनों चीजें असली थीं और कबीर की थीं। प्रिया और हर्षित के चेहरों पर हवाएं उड़ने लगीं। प्रिया को पछतावा हो रहा था कि उसने कबीर को क्यों ठुकराया, और हर्षित डर रहा था कि उसने करोड़ों की घड़ी को कितनी लापरवाही से फेंका था। ... लैम्बोर्गिनी में बैठी नव्या ने इधर उधर देखा और मुस्कुराई, लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर। मैंने इतनी महंगी गाड़ी में कभी सफर नहीं किया। शुक्रिया कबीर।
कबीर ने कहा, ये सबसे महंगी सवारी नहीं है, मेट्रो की कीमत तो अरबों में होती है। नव्या हंस पड़ी। उसे कबीर का यह अंदाज पसंद आया। वह कबीर को गौर से देखने लगी। स्कूल का वह लड़का अब एक परिपक्व और आकर्षक मर्द बन गया था। हम कहाँ जा रहे हैं? नव्या ने पूछा। तुम्हें घर छोड़ने के बाद मैं होटल जाऊंगा, कबीर ने कहा। नव्या ने सोचा और कहा, अभी रात बाकी है, क्यों न हम कुछ खाने चलें? मुझे एक अच्छी जगह पता है। कबीर ने उसे अजीब नज़रों से देखा। क्या उसने अभी नहीं कहा था कि उसे घर पर काम है? नव्या का चेहरा लाल हो गया। वे महफिल रेस्तरां पहुंचे जो नदी किनारे था। कबीर ने कबाब और कुछ व्यंजन ऑर्डर किए। शराब लोगी? कबीर ने पूछा। थोड़ी सी, नव्या ने कहा। कबीर ने एस ऑफ स्पेड्स की एक बोतल मंगवाए। वेटर की आंखें चमक उठीं, ये सबसे महंगी बोतल थी। शराब आने पर कबीर ने उसे बहुत सलीके से पिया। उसका हर एक मूवमेंट इतना नपातुला और शाही था कि नव्या उसे बस देखती रह गई। कबीर ने कहा, यह अच्छी है, लेकिन इसमें फलों की महक थोड़ी ज़्यादा है। लुई 13 बेहतर होती है। वेटर, एक बोतल लुई 13 ले आओ। वेटर ने माफ़ी मांगी कि उनके पास वह नहीं है, लेकिन वह बाहर से मंगवा सकता है। कबीर ने उसे 50,000 रुपये दिए और कहा कि बाकी टिप रख लेना, बस माल असली होना चाहिए। वेटर खुशी से पागल हो गया। नव्या को लगा कि अगर कोई और होता तो वह उसे दिखावा समझती, लेकिन कबीर की आंखों में शराब के लिए सच्ची समझ और प्यार था। कुछ देर बाद लुई 13 आ गई। कबीर और नव्या ने पुरानी यादें ताज़ा कीं। रेस्तरां से निकलकर कबीर ने कहा, चलो पहाड़ी पर चलते हैं, वहाँ से पूरा शहर और नदी दिखती है। पहाड़ी पर नज़ारा बेहद खूबसूरत था। तभी झाड़ियों से 4 शराबी गुंडे निकल आए। उनकी नीयत नव्या को देखकर खराब हो गई। हे सुंदरी, हमारे साथ चलोगी? एक गुंडे ने कहा। कबीर ने ठंडे स्वर में कहा, दफा हो जाओ, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आए। गुंडे नहीं माने और आगे बढ़े। ये तुम्हारा आदमी तो डरपोक लगता है, एक ने हंसते हुए कहा। कबीर ने अपनी आस्तीनें ऊपर की। अगले ही पल उसका मुक्का लाल बालों वाले गुंडे के चेहरे पर पड़ा। वह दूर जा गिरा। कबीर रुका नहीं। उसने बिजली की तेजी से बाकी गुंडों को भी पीटा। उसका लड़ने का तरीका इतना कलात्मक था कि वह हिंसा कम और कोई नृत्य ज्यादा लग रहा था। नव्या, जो हिंसा पसंद नहीं करती थी, कबीर को एकटक देखती रही। कबीर ने उन सबको धूल चटा दी। नव्या अब अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाए और दौड़कर कबीर के गले लग गई। अगली सुबह हिल्टन होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में नव्या की आंख खुली। वह बिस्तर पर एक बिल्ली की तरह सिमटी हुई थी। उसे पिछली रात की याद आई और वह शर्मा गई। कबीर उसके लिए दलिया लेकर आया। नव्या, उठो मत, आराम करो, मैं तुम्हें खिला देता हूँ। नव्या का चेहरा लाल हो गया। मुझे ब्रश करना है, क्या तुम थोड़ी देर बाहर जा सकते हो? कबीर मुस्कुराया और बाहर आ गया। घड़ी में 12 बजते ही उसके फ़ोन पर नोटिफिकेशन आया। उसे पिछले दिन के खर्च के बदले सिस्टम से भारी इनाम मिला था। अब उसके पास 10 गुना कैशबैक कार्ड भी था। 1 घंटे बाद नव्या तैयार होकर बाहर आए। वह कबीर से लिपट गई और भावुक होकर रोने लगी। कबीर ने उसे सांत्वना दी। नव्या ने बताया कि उसे अपने प्रोजेक्ट के लिए मुंबई जाना है। कबीर ने उसे मुंबई का फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर दिया। शाम को जब वे मुंबई एयरपोर्ट से बाहर निकले तो पीछे से आवाज़ आई, नव्या। मौली। नव्या ने अपनी सहेली को देखा। अरे तुम भी यहाँ? मौली ने कबीर को देखा। ये कौन है? नमस्ते, मैं नव्या का बॉयफ्रेंड कबीर ने खुद परिचय दिया। बॉयफ्रेंड? मौली ने शरारत से पूछा। नव्या, तुमने बताया नहीं। वैसे कबीर, तुम काफ़ी हैंडसम हो, लेकिन हमारी नव्या को पटाना आसान नहीं था। सच बताओ कैसे किया? मैंने उसे नहीं पटाया, मेरी सच्चाई ने उसे जीत लिया, कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, तो फिर अपनी सच्चाई साबित करने के लिए हमें डिनर कराना पड़ेगा, मौली ने हंसते हुए कहा। वे सब सागर किनारा रेस्तरां पहुंचे, जहां उनकी एक और सहेली वाणी भी आ गई। वाणी ने कबीर और नव्या की जोड़ी की तारीफ की। खाना बहुत महंगा नहीं था, क्योंकि लड़कियां कबीर पर बोझ नहीं डालना चाहती थीं। तभी वाणी का फ़ोन बजा। अरे, मेरे कार्टियर के झुमके ठीक हो गए हैं, दुकान पास में ही है। क्या तुम लोग भी साथ चलना चाहोगे? बिल्कुल, वैसे भी अभी जल्दी है, मौली ने कहा। कबीर और नव्या ने भी सिर हिलाकर सहमति जताई और सब खरीदारी के लिए निकल पड़े। एम्पोरियो मॉल बेहद खूबसूरती से सजा हुआ था और काफ़ी फैशनेबल लग रहा था। वहाँ लोगों की भीड़ थी और माहौल बहुत ही जीवंत था। कबीर और बाकी सब बिजली वाली सीढ़ियों से होते हुए सीधे कार्टियर के शोरूम की ओर बढ़ गए। कार्टियर में आपका स्वागत है। शोरूम के प्रवेश द्वार पर खड़ी एक प्यारी सी महिला कर्मचारी ने विनम्रता से उनका स्वागत किया। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? कर्मचारी ने पूछा। मैं अपनी बालियाँ लेने आई हूँ, वाणी ने कहा और अपना रसीद निकालकर दिखा दी। ठीक है, कृपया एक पल रुकिए, कर्मचारी ने कहा और रसीद लेकर कैशियर के पास खड़े कर्मचारी को थमा दी। महिलाओं का गहनों के प्रति स्वाभाविक आकर्षण होता है।
मौली ने शोरूम में घुसते ही इधर उधर देखना शुरू कर दिया। हालांकि उसने बड़े गहनों की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उनकी कीमतें डराने वाली थीं। उसने केवल छोटे सामानों की ओर इशारा किया और उनकी तारीफ करने लगी। वाह, ये कंगन कितना सुंदर है, मौली ने कहा। ये वाकई बहुत खूबसूरत है, वाणी ने भी सहमति जताई। कर्मचारी ने मुस्कुराते हुए परिचय दिया, ये कार्टियर का लव ब्रेसलेट है। इसे मशहूर डिजाइनर हंटर बुक ने डिज़ाइन किया है। इसके 7 अलग अलग स्टाइल हैं। ये इंद्रधनुष की तरह हैं, चमकदार, रंगीन और ऊर्जा से भरे हुए। मौली और वाणी को ये कंगन बहुत पसंद आया। कर्मचारी की बातें सुनकर उनकी आंखों में चमक आ गई। 7 अलग अलग स्टाइल, अगर हम हॉस्टल की चारों सहेलियां एक एक भी खरीद लें तो सबके पास अलग होगा, वाणी ने उत्साह से कहा। तभी कर्मचारी ने काउंटर में प्रदर्शित एक बेहद शानदार हार की ओर इशारा किया। कुछ समय पहले ही हंटर बुक ने सागर का सितारा डिजाइन किया है। ये गहरे समुद्र में छिपे एक तारे जैसा है, रहस्यमय और चमकदार। इस हार की वजह से हंटर बुक ने अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में खूब नाम कमाया है। नव्या की नज़र उधर गई और उसकी आंखें चमक उठीं। साफ था कि उसे वह हार पसंद आया था। कबीर ने कहा, नव्या, मैंने तुम्हें आज तक कोई तोहफा नहीं दिया, मैं तुम्हें यह हार देना चाहता हूँ। ये सुनते ही कर्मचारी ने जल्दी से कहा, सर, आपकी पसंद बहुत अच्छी है। ये खूबसूरत महिला इस हार की तरह ही रहस्यमय और चमकदार हैं। अगर ये सागर का सितारा पहनेंगी तो दोनों एक दूसरे की खूबसूरती बढ़ा देंगे। नव्या ने सिर हिलाया और कहा, मैं तो रोज यूनिवर्सिटी में शोध करती हूँ, मुझे ये हार पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह हार बहुत महंगा होगा। नव्या यह नहीं सोचती थी कि कबीर इसे खरीद नहीं सकता, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि कबीर उसे खर्चीली समझे। कर्मचारी ने मन ही मन आह भरी, कोई इतना सुंदर हार देना चाहता है और तुम मना कर रही हो। इस सागर का सितारा की कीमत क्या है? मौली ने पूछा। इस हार का मुख्य हिस्सा 2 कैरेट के नीले हीरे से बना है, जो पूरे मुंबई शहर में इकलौता है। इसकी कीमत 10,80,000 है, कर्मचारी ने बताया। इतना महंगा? मौली हैरान रह गई। उसे अंदाजा था कि यह महंगा होगा, लेकिन इतनी बड़ी रकम की उसे उम्मीद नहीं थी। इतने में तो एक लग्जरी कार आ जाती। वाणी भी कीमत सुनकर हैरान थी। उसने पूछा, और लव ब्रेसलेट कितने का है? लव ब्रेसलेट की कीमत 58,888 रुपये है, कर्मचारी ने कहा। ये सुनकर वाणी और मौली के चेहरे लटक गए। लगभग 60,000 रुपये। वे अभी सिर्फ छात्राएं थीं। शायद भविष्य में वे इसे खरीद सकें, लेकिन अभी यह उनके लिए बहुत मुश्किल था। इसलिए पसंद होने के बावजूद उन्होंने मन मार लिया। तभी वाणी को उसकी बालियां मिल गईं। मैम, क्या मैं इन्हें पैक कर दूं? कर्मचारी ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, पैक कर दीजिए, वाणी ने कहा। इसके बाद वे मॉल में घूमते रहे। कबीर ने वॉशरूम जाने का बहाना बनाया और वापस कार्टियर के शोरूम में पहुंच गया। कर्मचारी ने उसे तुरंत पहचान लिया और मुस्कुराते हुए पूछा, सर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? मुझे वह सागर का सितारा और 4 लव ब्रेसलेट चाहिए, कबीर ने कहा। 4 ब्रेसलेट और एक हार, ये 13 लाख से अधिक का सौदा था। कर्मचारी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ठीक है, मैं अभी पैक कर देती हूँ, उसने उत्साह से कहा। कबीर ने हाथ हिलाया, पैक करने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही दे दो। कर्मचारी ने जल्दी से कैलकुलेटर पर हिसाब लगाया। कुल मिलाकर 13,15,552 रुपये हुए। मैं आपको 10% की छूट दे सकती हूँ। छूट की जरूरत नहीं है, उसे अपनी टिप समझो, कबीर ने अपना कार्ड निकालते हुए कहा। कर्मचारी का व्यवहार बहुत अच्छा था और उसने नव्या को पसंद आने वाला हार दिखाया था, इसलिए वह इनाम की हकदार थी। कर्मचारी को यकीन नहीं हो रहा था। 10% की छूट यानी 1 लाख से ऊपर की रकम उसकी टिप थी। उसने अपनी उत्तेजना को दबाते हुए कहा, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कबीर के फ़ोन पर संदेश आया कि उसने 13 लाख खर्च किए हैं और उसे 10 गुना कैशबैक कार्ड का उपयोग करने का विकल्प मिला। उसने मन ही मन हाँ कहा। सिस्टम का स्तर बढ़कर 4 हो गया। अब उसे हर सांस, हर सेकंड और हर कदम के लिए 10 रुपये मिलने वाले थे। उसकी रोजाना की गारंटीड कमाई बढ़कर लगभग 7 लाख रुपये हो गई थी। तभी बैंक से संदेश आया कि उसके खाते में 1,31,00,000 रुपये जमा हो गए हैं। कबीर ने 5 गहने लिए और चुपचाप नव्या के पास लौट आया। लड़कियों को खरीदारी पसंद होती है, लेकिन मॉल की चीज़ें उनकी पहुंच से बाहर थीं। पसंद की चीज़ को न खरीद पाने का मलाल लेकर उन्होंने वापस चलने का सुझाव दिया। कबीर, मैं आज रात शायद तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी। कल के प्रोजेक्ट के लिए मुझे हॉस्टल जाकर कुछ तैयारी करनी है, नव्या ने कहा। कबीर ने सिर हिलाया, ठीक है, लेकिन ज़्यादा थकना मत। सेहत का ध्यान रखना। एक दूसरे से विदा लेकर वे अलग हो गए। ... मुंबई यूनिवर्सिटी के छात्रावास में। जल्दी बताओ, नव्या का बॉयफ्रेंड कैसा है? जिया ने बेसब्री से पूछा। 1 शब्द, हैंडसम, मौली ने कहा। 2 शब्द, बहुत हैंडसम, वाणी ने जोड़ा। मेरे प्रोफेसर की गलती है जो आज मुझे काम पर रोक लिया।
मैंने एक हैंडसम लड़के को देखने का मौका गंवा दिया। जिया ने अफसोस जताया। नव्या अपनी सहेलियों की बातें सुनकर सिर हिलाती रही। उसने आदत के अनुसार अपना बैग खोला। अगले ही पल उसने बैग से ढेर सारे गहने निकाले और हैरान होकर पूछा, ये मेरे बैग में कैसे आए? लव ब्रेसलेट, मौली चिल्लाए। और वह सागर का सितारा, वाणी भी जोर से बोली। मौली ने कहा, मुझे पता है। कबीर जब वॉशरूम गया था तब उसने ये खरीदे होंगे और चुपके से तुम्हारे बैग में डाल दिए होंगे। हे भगवान, उसने आसानी से लाखों के गहने खरीद लिए और चुपके से दे भी दिए। ऊपर से वह इतना हैंडसम है। वह तो एकदम परफेक्ट है। वाणी चिल्लाए। मौली ने कहा, अब मुझे समझ आया कि नव्या ने यूनिवर्सिटी के सारे लड़कों को क्यों मना किया। अगर मेरे पास ऐसा राजकुमार होता तो मैं भी बाकी सबको घास नहीं डालती। वाणी ने पूछा, नव्या, क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड का कोई भाई है? मेरा परिचय करवा दो। नव्या ने हंसते हुए कहा, अफसोस कि उसकी सिर्फ एक बहन है। ये सुनकर तीनों सहेलियां उदास हो गईं। उसका भाई नहीं है, लेकिन तुम लोग ये ब्रेसलेट ले सकती हो। नव्या ने 3 ब्रेसलेट निकालते हुए कहा। ताज लैंड्स एंड होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में फर्श से छत तक की खिड़की के बाहर रात का नजारा रंगीन सितारों जैसा चमक रहा था। कबीर ने शराब का गिलास एक घूंट में खत्म किया। उसने फोन पर आए 131 लाल लिफाफों रेड पैकेट्स को खोला। उसे कुल मिलाकर 5 लाख रुपये नकद, प्रोफेसर स्तर का गणितीय ज्ञान, एब्सोल्यूट फोकस, पूर्ण एकाग्रता की क्षमता और इंद्रंगा की शिखर टावर ऑफिस बिल्डिंग का मालिकाना हक मिला। कबीर ने मेज पर रखे संपत्ति के कागजात देखे। पूरा शिखर टावर अब उसका था। तभी उसका फोन बजा। महेश का फोन था। कबीर, आज काम पर क्यों नहीं आए? महेश ने पूछा। ओह, मैं बताना भूल गया, मैं इस्तीफा दे रहा हूं, कबीर ने कहा। इस्तीफा? महेश हैरान रह गया। ठीक है, आकर अपना काम किसी और को सौंप दो, वरना सैलरी कट जाएगी। ठीक है, मैं 2 दिन में आता हूं, कबीर ने कहा। इसके बाद नव्या का मैसेज आया। उसने हार पहने हुए अपनी फोटो भेजी थी। कबीर ने उसे जवाब दिया और बताया कि उसे कुछ काम से इंद्रंगा वापस जाना होगा। इंद्रंगा के शिखर टावर में चंदन ने लीज का अनुबंध देखा और बड़बड़ाया, 2 महीने में मियाद खत्म हो रही है। मैनेजमेंट के मिस्टर वर्मा से मिल लेता हूँ। वह सबसे ऊपरी मंजिल पर मिस्टर वर्मा के पास गया। चंदन ने उन्हें महंगी चाय पत्ती उपहार में दी और अनुबंध रिन्यू करने की बात छेड़ी। वर्मा ने बताया, चंदन जी, शिखर टावर किसी और को बिक चुका है। अब नए मालिक से ही बात करनी होगी। चंदन हैरान रह गया। करोड़ों की इमारत किसने खरीद ली? वर्मा ने फाइल दिखाई जिसमें नए मालिक का नाम था कबीर। चंदन नाम और कम उम्र देखकर दंग रह गया। अगले दिन कबीर इंद्रंग लौटा और हिल्टन होटल में रुका। लॉबी में अंतर्राष्ट्रीय गणित सम्मेलन का पोस्टर लगा था। वहां एक बोर्ड पर चक्रवर्ती का सिद्धांत, जोस कंजेक्चर नाम की एक जटिल गणितीय पहेली लिखी थी। कबीर ने पेन उठाया और बोर्ड पर तेजी से समीकरण हल करने लगा। उसकी नई मिली शक्तियों ने उसे मुश्किल सवालों को आसानी से हल करने में मदद की। तभी सम्मेलन के आयोजक हेमंत और प्रोफेसर खन्ना वहां आए। हेमंत ने बोर्ड पर लिखावट देखकर सोचा कि किसी ने बोर्ड खराब कर दिया है। वह चिल्लाने ही वाला था कि प्रोफेसर खन्ना ने उसे रोका। उसे परेशान मत करो, प्रोफेसर खन्ना ने कहा। कबीर ने आखिरी उत्तर लिखा और पेन रखकर लिफ्ट की ओर बढ़ गया। प्रोफेसर खन्ना ने देखा कि उसने वह पहेली सुलझा ली थी जिसे दुनिया भर के गणितज्ञ हल नहीं कर पाए थे। प्रोफेसर खन्ना दौड़कर कबीर के पास गए और अपना परिचय दिया। उन्होंने कबीर को इंद्रंग यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनने का प्रस्ताव दिया। कबीर ने मना कर दिया क्योंकि वह सिर्फ हाई स्कूल पास था। लेकिन प्रोफेसर खन्ना ने उसे एक विशेष छात्र के रूप में दाखिला देने की पेशकश की, जिसे कबीर ने स्वीकार कर लिया। कबीर अपने कमरे में गया, महंगा खाना और शराब मंगवाए और फिर से सिस्टम से लाखों रुपए का कैशबैक पाकर सो गया। अगले दिन कबीर अपनी लैम्बोर्गिनी से शिखर टावर पहुंचा। फ्यूचर टेक कंपनी के ऑफिस में लीना खिड़की से बाहर देख रही थी। चांदी के रंग की सुपरकार, काश मुझे उस गाड़ी वाला रईस मिल जाए, उसने आह भरी। तभी कबीर वहां आया और कहा, बस एक गाड़ी ही तो है। लीना ने मुंह बनाया, तुम्हारी औकात उस गाड़ी का पहिया खरीदने की भी नहीं है। कबीर ने उसे नजरअंदाज किया और अपना काम सौंपने लगा। तभी मैनेजर विक्रांत आया और कबीर पर चिल्लाने लगा। उसने कबीर की फाइलें फेंक दी। कबीर ने अपना बचाव किया तो विक्रांत ने दूसरी फाइल फेंकी। कबीर का चेहरा सख्त हो गया। उसने पास रखा कांच का गिलास उठाया और विक्रांत के सिर पर दे मारा। धड़ाम! विक्रांत का सिर फट गया और वह जमीन पर गिरकर कराहने लगा। ऑफिस में सन्नाटा छा गया। विक्रांत ने पुलिस की धमकी दी। तभी सूट बूट पहने चंदन अंदर आया। क्या हो रहा है यहाँ? लीना ने तुरंत मौका देखा और मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कबीर की झूठी शिकायत करने लगी। सर, ये कबीर बहुत बदतमीज है, इसने मैनेजर को मारा। चंदन की नज़र कबीर पर पड़ी और उसके होश उड़ गए। उसने कल ही नए मालिक की फाइल देखी थी।
वह कबीर के पास गया और झुककर हाथ मिलाया। नमस्ते मिस्टर कबीर। लीना ने बीच में टोकते हुए कहा, सर आप गलत समझ रहे हैं, यह मामूली कर्मचारी है। चंदन ने गुस्से में उसे चुप कराया। चुप रहो, ये पूरा शिखर टावर मिस्टर कबीर का है। सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह मामूली कर्मचारी इस पूरी इमारत का मालिक था। लीना का चेहरा पीला पड़ गया। उसे अपने किए पर भारी पछतावा हो रहा था। कबीर ने कहा, चंदन जी आपकी कंपनी में कुछ सड़े हुए सेब हैं जिन्हें निकालने की जरूरत है। चंदन ने तुरंत सहमति जताई और विक्रांत को नौकरी से निकाल दिया। विक्रांत ने श्रम कानून की दुहाई दी तो कबीर ने उसे उसकी पुरानी घपलेबाजी की याद दिलाई। जेल जाने के डर से विक्रांत दुम दबाकर भाग गया। चंदन ने कबीर को आदर से चाय पिलाई और अनुबंध की बात की। कबीर ने पुरानी दरों पर ही रिन्यू करने को कह दिया। वापस होटल लौटकर कबीर ने सिस्टम से मिला नया इनाम देखा। नाग दस्ता ड्रैगन डिवीजन की टीम 10 के लीडर का पहचान पत्र। यह एक बहुत बड़ी ताकत थी। तभी उसकी बहन काव्या का फोन आया। वह रो रही थी, भैया पिताजी को खून की उल्टियां हो रही हैं। डॉक्टर ने पेट में ट्यूमर बताया है। कबीर का दिल बैठ गया। उसने तुरंत अपनी माँ सविता जी को फ़ोन किया और उनके खाते में 5 करोड़ रुपए भेज दिए। माँ, पिताजी का सबसे अच्छा इलाज करवाओ, मैं अभी घर आ रहा हूँ। सविता जी फ़ोन पर आए मैसेज में जीरो की कतार देखकर सन रह गईं। फ़ोन रखने के बाद कबीर का मन खाने में नहीं लगा। वह सीधा भूमिगत पार्किंग की ओर गया। इंजन की दहाड़ के साथ लैम्बोर्गिनी एक जंगली जानवर की तरह बाहर निकली। पहले जब वह गाड़ी चलाता था तो हमेशा एक निश्चित गति बनाए रखता था और धीरे चलाता था। उसका गाड़ी चलाने का तरीका ऐसा नहीं लगता था जैसे वह कोई सुपरकार चला रहा हो, बल्कि किसी साधारण कार जैसा होता था। लेकिन आज कबीर उतना सौम्य नहीं था। वह हवा को चीरते हुए लगातार गति बढ़ा रहा था। इससे सड़कों पर समय समय पर गहरी गड़गड़ाहट गूंज रही थी। राजमार्ग पर आते ही वह पानी में मछली की तरह हो गया और बिना किसी बंधन के गाड़ी चलाने लगा। वह गति बढ़ाता गया। अपने विशेष ड्राइविंग कौशल और पूर्ण एकाग्रता की मदद से वह अधिकतम गति तक पहुंच गया। कबीर कम से कम समय में अपने माता पिता के पास पहुंचना चाहता था। राजमार्ग पर एक नीले रंग की पोशाक पहने सुंदर युवती लाल रंग की फरारी चला रही थी। तभी उसे दूर से इंजन की गरज सुनाई दी। रियरव्यू मिरर के जरिए नीली पोशाक वाली सुंदरी ने देखा कि एक चांदी सलेटी रंग की लैम्बोर्गिनी उसके करीब आ रही है। उसकी रत्न जैसी आंखें तुरंत चमक उठीं और उसके पतले होंठ थोड़े ऊपर की ओर मुड़ गए। इसके तुरंत बाद उसके गोरे और सुंदर पैरों ने एक्सीलरेटर पर दबाव डाला। अगले ही पल वह लाल फरारी किसी जानवर की तरह दहाड़ी और उसकी गति बढ़ गई। एक दौड़ शुरू हो गई। किसी किताब को उसके आवरण से नहीं आंका जा सकता और समुद्र की गहराई नहीं नापी जा सकती। हालांकि वह नीली पोशाक वाली सुंदरी शांत दिख रही थी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा होगा कि उसका दिल सूरज की तरह गर्म है और ड्राइविंग कौशल ऐसा है जो गति की सीमाओं को चुनौती देता है। लेकिन अफसोस कि आज उसका सामना कबीर से हुआ था। नीली पोशाक वाली महिला ने कितनी भी गति क्यों न बढ़ाई हो, कबीर उनके बीच की दूरी को धीरे धीरे कम करने में सफल रहा। अंत में कबीर ने एक मोड़ लिया और हवा के तेज झोंके के साथ उस सुंदरी से आगे निकल गया। उस युवती ने खिड़की से कबीर की एक झलक देखी, फिर उसे केवल दूर जाती हुई गाड़ी की पिछली बत्तियां ही दिखाई दीं। गाड़ी नंबर 666, उम्मीद है हम जल्द ही मिलेंगे, उस सुंदरी ने धीरे से कहा। कबीर ने उस दौड़ को दिल पर नहीं लिया। वह अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। इंद्रनगर से सीतापुर ज्यादा दूर नहीं था। कुछ ही देर में वह सीतापुर के केंद्रीय अस्पताल पहुंच गया। उसने वार्ड का दरवाजा धकेला और देखा कि उसके पिता सुरेश बिस्तर पर लेटे थे। वह ऑक्सीजन मास्क की मदद से मुश्किल से सांस ले रहे थे। उनका झुर्रियों वाला चेहरा पीला पड़ गया था। कबीर का दिल दर्द से भर गया। तभी वार्ड का दरवाजा खुला। उसकी माँ सुधा जी अंदर आईं। कबीर बेटा, तुम इतनी जल्दी वापस आ गए। सुधा जी हैरान थीं। कबीर ने मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया ताकि पिता के आराम में खलल न पड़े और उन्हें बाहर बात करने का संकेत दिया। गलियारे में आकर कबीर ने पूछा, माँ पिताजी की हालत कैसी है? शुरुआत में सुधा जी ने कबीर से यह बात छिपाई थी क्योंकि वह उसे परेशान नहीं करना चाहती थीं। अब जब कबीर को पता चल ही गया था तो छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी। तुम्हारे पिताजी के पेट में एक गांठ है। फीस जमा करने के बाद हम इन 2 दिनों के भीतर सर्जरी की व्यवस्था कर सकेंगे। ये कहते हुए सुधा जी की आंखें थोड़ी नम हो गईं। वैसे तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि वह 5 करोड़ रुपए किस बात के हैं। जब सुरेश बीमार पड़े तो सुधा जी को लगा जैसे पूरा आसमान गिर पड़ा है, लेकिन उन्होंने दांत पीस कर सब सहन किया। पिछले 2 दिनों से वह सुरेश की देखभाल कर रही थीं और हर जगह से पैसे उधार मांग रही थीं। लेकिन सर्जरी के लिए बड़ी रकम की जरूरत थी और सुधा जी इतने कम समय में इसका इंतजाम नहीं कर सकती थीं। आज कबीर ने अचानक 5 करोड़ रुपए भेज दिए, जिससे सुधा जी हैरान और खुश दोनों थीं। हालांकि उन्होंने तुरंत सर्जरी की फीस जमा करने की हिम्मत नहीं की। कबीर एक साधारण कर्मचारी था। उसके पास इतनी बड़ी रकम कहाँ से आए?
सुधा जी को चिंता थी कि कहीं वह गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहा। अगर वह इस पैसे का इस्तेमाल करती और इससे कबीर को नुकसान होता तो पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी होती। कबीर ने कहा, माँ चिंता मत करो, ये पैसा मैंने शेयर बाजार और बिटकॉइन में निवेश करके कमाया है, और ये तो उसका एक छोटा सा हिस्सा है। हमारे परिवार में अब पैसों की कोई कमी नहीं है। सिस्टम के बारे में कबीर का किसी को भी बताने का इरादा नहीं था, जिसमें उसके माता पिता और बहन भी शामिल थे। ऐसा नहीं था कि कबीर को उन पर भरोसा नहीं था, मुख्य बात यह थी कि अगर वह उन्हें बता भी देता तो वे उस पर विश्वास नहीं करते। इससे उनकी परेशानियां ही बढ़तीं। सुधा जी ने भी सुना था कि शेयर और बिटकॉइन खरीदकर लोग रातों रात अमीर बन सकते हैं, इसलिए कबीर की बातें सुनकर उनके दिल को तसल्ली मिली। फिर उन्होंने वार्ड में लेटे सुरेश को बेहद चिंतित नज़रों से देखा। कुछ पल बाद वह भारी आवाज में बोली, मैं जाकर पहले फीस जमा कर देती हूँ। कबीर ने कहा, माँ आप बैठिए और आराम कीजिए, मैं जाता हूँ। अस्पताल में मरीजों की कभी कमी नहीं होती थी और भुगतान खिड़की पर लंबी कतार थी। इसी समय सफ़ेद कोट पहने डॉक्टरों का एक समूह और कुछ अधेड़ उम्र के पुरुष जो सफ़ेद शर्ट पहने थे और एक रौबदार आभा बिखेर रहे थे, एक साथ अंदर आए। उनके पीछे कुछ पेशेवर पत्रकार थे जिनके हाथों में माइक्रोफोन और कंधों पर वीडियो कैमरे थे। कबीर के बगल में खड़े लंबे और दुबले पतले आदमी ने हैरान होकर कहा, यहाँ कैमरा भी है, ये किस लिए? छोटे कद वाले आदमी ने कहा, अरे तुमने खबर नहीं देखी? वह चश्मे वाला आदमी शहर का बड़ा नेता है। हे भगवान, शहर के बड़े अधिकारी अस्पताल का दौरा करने आए हैं, इसका मतलब है कि हम भी आज टीवी पर आ सकते हैं। लंबा आदमी उत्साह से बोला। कबीर ने उन दोनों की बातचीत सुनी और उसकी आंखों में एक चमक आ गई। वह बड़े कदमों के साथ आगे बढ़ा। शहर के नेता सुरक्षाकर्मियों से घिरे हुए थे और आम लोग उनके पास बिल्कुल नहीं जा सकते थे। लेकिन कबीर कोई आम आदमी नहीं था। वह आसानी से सुरक्षाकर्मियों को चकमा देकर नेता के पास पहुंच गया। और आप कौन हैं? नेता थोड़ा भ्रमित हुए। कबीर ने अपनी जेब से ड्रैगन के आकार का टोकन निकाला और कहा, साहब क्या आपके पास अकेले में बात करने का समय है? नेता, जो पहले शांत थे, उनकी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। उन्होंने पहले भी एक बार वह ड्रैगन टोकन देखा था और उन्हें स्पष्ट पता था कि यह क्या दर्शाता है। उन्होंने जल्दी से सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल हम कर सकते हैं। फिर वे गंजे डॉक्टर की ओर मुड़े और पूछा, डॉक्टर मेहता क्या आप हमारे लिए कोई शांत जगह ढूंढ सकते हैं? जी कृपया इस तरफ आएं, डॉक्टर मेहता ने कहा। जल्द ही डॉक्टर मेहता उन दोनों को एक विशाल बैठक कक्ष में ले आए। कबीर ने कहा, डॉक्टर मेहता आप भी रुकिए। तीनों बैठ गए। कबीर ने बात को घुमाया नहीं और सीधे कहा, मैं वास्तव में आपसे इसलिए मिल रहा हूं क्योंकि मुझे एक व्यक्तिगत मामले में आपकी मदद चाहिए। ये सुनकर नेता नाराज होने के बजाय खुश हुए। भले ही कबीर का स्तर उनके जैसा था, लेकिन उसके पास जो विशेषाधिकार थे वे उनसे कहीं अधिक थे। अगर वह कबीर की मदद कर सके तो वह अपने संबंध सुधार सकते थे। नेता की नज़र में यह निश्चित रूप से एक बड़ी बात थी। भले ही फीस जमा करने के बाद वह अपने पिता की सर्जरी की व्यवस्था कर सकता था, लेकिन कबीर समझता था कि हर ऑपरेशन में जोखिम होता है। उसे अपने पिता के लिए सबसे अच्छे डॉक्टर को ढूंढना था ताकि जोखिम कम से कम हो। कबीर ने कहा, 2 दिन पहले मेरे पिताजी को अस्पताल में भर्ती कराया गया क्योंकि उनके पेट में एक गांठ है। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस क्षेत्र के किसी विशेषज्ञ को जानते हैं? माता पिता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। नेता ने उसकी प्रशंसा की। अपने पिता के स्वास्थ्य के लिए तुम इतनी भागदौड़ कर रहे हो, ये दुर्लभ है, वास्तव में दुर्लभ। मैं हमेशा उन लोगों की प्रशंसा करता हूं जो आपकी तरह अपने माता पिता के प्रति समर्पित होते हैं। मेरा नाम विक्रम सिंह है। मैं आपसे थोड़ा बड़ा हूं। अगर आपको बुरा न लगे तो आप मुझे विक्रम भाई कह सकते हैं। ये सुनकर डॉक्टर मेहता का दिल कांप गया। उन्होंने अनुमान लगाया था कि कबीर की पहचान सामान्य नहीं है, अन्यथा विक्रम सिंह ने अस्पताल का दौरा स्थगित करके उससे अकेले में मुलाकात नहीं की होती। लेकिन डॉक्टर मेहता को उम्मीद नहीं थी कि कबीर की पहचान इतनी भयानक होगी। शहर के बड़े नेता विक्रम सिंह ने कबीर से उन्हें भाई कहने को कहा। यह उनकी कल्पना से परे था। मुझे लगता है कि मैं आपको विक्रम भैया ही बुलाऊंगा। ओह, मैं कबीर हूँ। ठीक है, तो मैं तुम्हें कबीर भाई कहूँगा, विक्रम सिंह ने खुशी से कहा। थोड़ी देर रुकने के बाद विक्रम सिंह ने आगे कहा, क्या चाचा जी सीतापुर के केंद्रीय अस्पताल में हैं? डॉक्टर मेहता आपके पास ही हैं, आप उन्हें चाचा जी की स्थिति के बारे में बता सकते हैं। इस प्रकार कबीर ने सामान्य स्थिति बताई। मैं अभी ऑन्कोलॉजी विभाग के विशेषज्ञों की बैठक बुलाता हूं, डॉक्टर मेहता ने तुरंत कहा। जल्द ही कई डॉक्टर दस्तावेजों के साथ बैठक कक्ष में आए। वे पहले ही जान चुके थे कि कबीर की पहचान साधारण नहीं है। सुरेश की मेडिकल रिपोर्ट को ध्यान से देखने के बाद उन्होंने अंततः एक सुझाव दिया। मिस्टर सुरेश की गांठ का पता काफ़ी देर से चला है। अगर हम पारंपरिक सर्जरी का उपयोग करते हैं तो यह अधिक खतरनाक होगा।
और अगर हम सफल भी हो जाते हैं तो भी उनके भविष्य के जीवन पर इसका कुछ प्रभाव पड़ सकता है। ये सुनकर कबीर के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। विक्रम सिंह ने पूछा, अगर उन्हें राजधानी के किसी दूसरे अस्पताल में स्थानांतरित किया जाए तो? मिस्टर सुरेश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए मुझे डर है कि वह इतनी लंबी यात्रा सहन नहीं कर पाएंगे, एक डॉक्टर ने कहा। बैठक कक्ष का माहौल भारी हो गया। तभी सोने के फ्रेम वाले चश्मे वाले डॉक्टर ने कहा, अगर जनपद मेडिकल एसोसिएशन के विभाग प्रमुख डॉक्टर मल्होत्रा अपनी सर्जिकल तकनीक का उपयोग करके ये ऑपरेशन करें तो खतरे और बाद के प्रभाव को कम किया जा सकता है। सभी डॉक्टरों ने सहमति में सिर हिलाया। आमतौर पर डॉक्टर सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार नहीं करते कि उनका चिकित्सा कौशल दूसरों से कमतर है, लेकिन इस समय उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। डॉक्टर ने आगे कहा, और जहां तक मुझे पता है डॉक्टर मल्होत्रा कल इंद्रनगर एसोसिएशन की बैठक के लिए आए थे। ये सुनकर विक्रम सिंह मुस्कुराए और बोले, चूंकि ऐसी बात है तो काम आसान हो जाएगा। मैं जनपद विज्ञान संघ से काफ़ी परिचित हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि मैं डॉक्टर मल्होत्रा को सीतापुर आने के लिए मना सकूंगा। तो मुझे आपको कष्ट देना होगा विक्रम भैया, कबीर ने गंभीरता से कहा। इसमें कोई कष्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं। मुझे खुशी है कि मैं आपकी थोड़ी मदद कर पा रहा हूँ, विक्रम सिंह ने कहा। वह निश्चित रूप से केवल औपचारिकता नहीं कर रहे थे। विक्रम सिंह कबीर से दोस्ती करना चाहते थे। अब जब उन्हें मदद करने का मौका मिला तो वह स्वाभाविक रूप से खुश थे। फिर विक्रम सिंह ने जनपद मेडिकल एसोसिएशन के पुराने डीन को फ़ोन किया। कुछ चर्चा के बाद उन्होंने डॉक्टर मल्होत्रा को सर्जरी के लिए सीतापुर आमंत्रित करने के लिए कहा। डॉक्टर मल्होत्रा ने उनकी बात का मान रखा। थोड़ी देर बाद उनका फ़ोन आया कि वह कल सुबह सीतापुर आएंगे। सारी व्यवस्था होने के बाद कबीर ने राहत की सांस ली। इसी समय एक अधेड़ उम्र का आदमी एक सुंदर फलों की टोकरी लेकर धीरे धीरे अंदर आया। कबीर भाई, डॉक्टर मल्होत्रा की मदद से चाचा जी निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे। क्या हम अब चाचा जी से मिलने चलें? विक्रम सिंह ने कहा। ठीक है, कबीर ने कहा। वार्ड में हालांकि सुरेश का रंग अभी भी खराब था, लेकिन उन्हें होश आ गया था। सुधा जी उनके माथे को गर्म तौलिए से पोंछ रही थीं। क्या तुमने अभी कहा कि कबीर वापस आ गया है? सुरेश ने पूछा। हाँ, और वह अब बहुत अच्छा कर रहा है। उसने आपकी सर्जरी के लिए एक बड़ी रकम दी है, इसलिए आपको बस शांति से ठीक होने की जरूरत है, सुधा जी ने कहा। ये सुनकर सुरेश खुश होने के बजाय चिंतित हो गए और बोले, बड़ी रकम? उसने कोई गलत काम तो नहीं किया? तभी दरवाजा खुला और कबीर, विक्रम सिंह, डॉक्टर मेहता और डॉक्टरों का एक बड़ा समूह अंदर आया। कबीर ने बिस्तर पर बैठे सुरेश को देखा और उत्साह से कहा, पिताजी आप जाग गए? हाँ, मैं अभी जागा, सुरेश ने कहा। फिर उन्होंने विक्रम सिंह, डॉक्टर मेहता और अन्य लोगों को उलझन भरी नज़रों से देखा। खासकर जब उन्होंने विक्रम सिंह को देखा तो सुरेश का संदेह गहरा गया। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने विक्रम सिंह को पहले कहीं देखा है। कबीर ने परिचय दिया, ये सीतापुर के जिला अधिकारी विक्रम सिंह हैं। ये सीतापुर केंद्रीय अस्पताल के निदेशक डॉक्टर मेहता हैं। ये सुनकर सुरेश की धुंधली आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। शहर के बड़े साहब, वही जो अक्सर सीतापुर के समाचार चैनल पर बोलते हुए दिखते थे, अब वह उनके सामने खड़े थे। वह व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलने अस्पताल आए थे। विक्रम सिंह ने बिस्तर के पास जाकर धीरे से पूछा, चाचा जी अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? चाचा जी? सीतापुर के बड़े नेता न केवल उनसे मिलने आए बल्कि उन्हें चाचा जी भी कहा। सुरेश ने जल्दी से कहा, जी साहब, आप मुझे सुरेश कह सकते हैं। मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, बहुत अच्छा। वह इतने उत्साहित थे कि ठीक से बोल नहीं पा रहे थे। उनके पीले चेहरे पर उत्साह के कारण थोड़ी लाली आ गई थी। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? आप कबीर भाई के पिता हैं, हम बड़ों का सम्मान नहीं भूल सकते, विक्रम सिंह ने कहा। वास्तव में विक्रम सिंह सुरेश से कुछ साल बड़े थे, लेकिन जैसा उन्होंने कहा, संबंधों का लिहाज रखना जरूरी था। वह सुरेश को सीधे नाम से बुलाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। उन्होंने थोड़ी देर रुककर आगे कहा, चिंता मत कीजिए चाचा जी, कबीर भाई ने आपके लिए सबसे अच्छे डॉक्टर का इंतजाम कर दिया है। वह निश्चित रूप से आपको ठीक कर देंगे, और अगर आपको कहीं भी असुविधा महसूस हो तो हमें जरूर बताएं। चिंता न करें, मैं ठीक हो जाऊंगा, सुरेश ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर डॉक्टर मेहता आगे आए और व्यक्तिगत रूप से सुरेश की विस्तृत जांच की। कुछ देर बातचीत करने के बाद उन्होंने सुरेश को अधिक आराम करने की सलाह दी और चले गए। सुरेश ने कमरे में भरी हुई फलों की टोकरियों को देखा और उनकी मुस्कान कानों तक पहुंच गई। अपने पिता को इतना खुश देखकर कबीर भी बहुत खुश था। कबीर, तुम इतने बड़े आदमी को कैसे जानते हो? सुरेश पूछे बिना नहीं रह सके। कबीर ने बहाना बनाया, शायद उन्हें पता है कि मैं शेयरों में निवेश कर रहा हूँ। मैंने बिटकॉइन खरीद कर बहुत पैसा कमाया है, तो शायद वह चाहते हैं कि मैं सीतापुर में निवेश करूँ। ओह अच्छा, सुरेश ने सिर हिलाया, अगर हालात अनुमति दे तो हम सीतापुर में कुछ निवेश कर सकते हैं। पिताजी, चिंता मत कीजिए, चाहे कुछ भी हो, सीतापुर मेरा गृहनगर है।
समय आने पर मैं निश्चित रूप से अपने शहर के विकास में मदद करूंगा, कबीर ने कहा। तभी सुधा जी का फोन बजा। उन्होंने संदेश देखा और कहा, काव्या कह रही है कि वह स्कूल के बाद अस्पताल आएगी। उसने पूछा है कि क्या हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है। कबीर ने कहा, काव्या की छुट्टी होने वाली है। इस समय टैक्सी मिलना आसान नहीं है। मैं उसे लेने जाता हूँ। फिर वह वार्ड से बाहर चला गया। सुधा जी पूछना चाहती थी, तुमने गाड़ी कब खरीदी? लेकिन जब उन्होंने उस 5 करोड़ रुपए के बारे में सोचा जो कबीर ने उन्हें भेजे थे, और यहाँ तक कि शहर के नेता भी निवेश पाने के लिए उसे भाई कह रहे थे, तो उसके पास गाड़ी होना सामान्य लग रहा था। सुधा जी ने सुरेश के खुश चेहरे को देखा और मुस्कुराई। अब आपको अपने बेटे के गलत रास्ते पर जाने की चिंता नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, सुरेश ने कहा। सीतापुर का नंबर 1 हाई स्कूल शहर के प्रमुख स्कूलों में से एक था। स्कूल की घंटी बजने के बाद पीठ पर बैग लादे युवा छात्रों का एक बड़ा समूह बाहर निकला। कबीर ने भीड़ में तुरंत काव्या को पहचान लिया। उसने अपने बालों की पोनीटेल बनाई हुई थी। काव्या ने भी कबीर को देखा और उसकी ओर दौड़ पड़ी। कबीर ने काव्या का गाल खींचते हुए कहा, रोज ज़्यादा खाना खाया करो। अगर तुम दुबली हो जाओगी तो गाल खींचने में मजा नहीं आएगा। भैया, काव्या ने विरोध किया। चलो अस्पताल चलते हैं, कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा और लैम्बोर्गिनी का दरवाजा खोला। भैया, ये गाड़ी तो अजीब है, काव्या हैरान रह गई। उसे कारों के बारे में ज़्यादा नहीं पता था, लेकिन वह जानती थी कि स्पोर्ट्स कार बहुत महंगी होती हैं। कबीर ने कहा, मैं पिछले 2 साल से शेयर और बिटकॉइन में पैसा लगा रहा हूँ। काफ़ी मुनाफा हुआ तो ये ले ली। कुछ झूठ बोलने के बाद अब कबीर को झिझक नहीं होती थी। भैया, आप बहुत कमाल के हो, काव्या चिल्लाई और एक छोटे बंदर की तरह गाड़ी में कूद गई। फिर उसने हर कोने को छू कर देखा। उसकी काली आंखें उत्साह और जिज्ञासा से भरी थीं। जल्द ही वे दोनों अस्पताल लौट आए। इस समय सुरेश को वीआईपी वार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया था। यह एक विशाल और साफ कमरा था जिसमें अलग बाथरूम भी था। कुल मिलाकर यह अस्पताल का वार्ड नहीं बल्कि होटल का लग्जरी स्वीट लग रहा था। वाह, काव्या ने कहा, ये वार्ड तो बहुत अच्छा है। सुरेश का चेहरा मुस्कान से भरा था। काव्या, तुम्हें नहीं पता, शहर के नेता, अस्पताल के निदेशक और बड़े डॉक्टर मुझसे मिलने आए थे। और नेताजी ने मुझे चाचा जी भी कहा। ये निश्चित रूप से सुरेश के जीवन का सबसे गौरवशाली क्षण था। देखो तो कितना इतरा रहे हैं। ये सब कबीर की वजह से है, सुधा जी हंसी। भैया, आप शहर के नेता को जानते हैं? काव्या की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि कबीर इतना प्रभावशाली होगा। सुरेश ने गर्व से कहा, बिल्कुल। और उन्होंने कल मेरी सर्जरी के लिए जनपद मेडिकल एसोसिएशन से एक विशेषज्ञ को बुलाया है। परिवार के फिर से एक साथ होने पर सब बहुत खुश थे। भैया, आप बहुत अच्छे हैं, काव्या ने खुशी से कहा। लेकिन फिर उसे कुछ याद आया और वह बहुत आत्मग्लानि से बोली, अगर मैं उस समय बीमार न पड़ती और आप अपनी परीक्षा न छोड़ते तो शायद आज आप और बेहतर स्थिति में होते। कबीर ने मुस्कुराकर काव्या का चेहरा सहलाया, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं जल्दी काम करने लगा इसलिए इतना पैसा कमा पाया। अगर मैं कॉलेज जाता तो शायद अभी नौकरी ढूंढ रहा होता। और वैसे भी मुझे इंद्रंग यूनिवर्सिटी में विशेष प्रवेश मिला है। भैया, क्या आप कह रहे हैं कि आप अब इंद्रंग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं? काव्या हैरान थी। झूठ क्यों बोलूंगा, डीन ने खुद मुझे भर्ती किया है, कबीर ने कहा। ये सुनकर सुरेश और सुधा जी दोनों खुशी से चिल्ला पड़े। वे हमेशा चाहते थे कि कबीर कॉलेज जाए। अब ये खबर उनके लिए सोने पर सुहागा थी। रात को कबीर ने वहीं एक बिस्तर किराए पर लिया और पिता के पास रुका। आधी रात को उसके फ़ोन पर संदेश आया कि उसके खाते में 7 लाख रुपये जमा हुए हैं। अगले दिन जब खिड़की से धूप की किरण बिस्तर पर पड़ी तो विक्रम सिंह और डॉक्टरों का एक बड़ा समूह वार्ड में आया। विक्रम सिंह ने अपने बगल में खड़े एक मध्यम कद के डॉक्टर की ओर इशारा किया, कबीर भाई, ये डॉक्टर मल्होत्रा हैं। डॉक्टर मल्होत्रा, इंद्रंग से इतनी दूर आने के लिए धन्यवाद, कबीर ने कहा। आप बहुत विनम्र हैं मिस्टर कबीर, डॉक्टर मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा। सुरेश को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। विक्रम सिंह को किसी जरूरी काम से जाना पड़ा। समय बीतता गया और 12 बज गए। कबीर के फ़ोन पर एक लाल लिफाफा रेड पैकेट आया। बधाई हो, आपको विंध्याचल समूह के 51% शेयर मिले हैं। कबीर एक पल के लिए रुक गया। विंध्याचल समूह, इसके अंतर्गत विंध्याचल शॉपिंग सेंटर और गोल्ड जैसी कई कंपनियां आती थीं। इसका मतलब वह अब अरबों की संपत्ति का मालिक था। तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। डॉक्टर मल्होत्रा थके हुए बाहर आए। सर्जरी बहुत सफल रही, उन्होंने बताया। सुधा जी बेहद भावुक हो गईं और धन्यवाद देने लगीं। शाम को सुरेश को होश आया। काव्या स्कूल के बाद सीधे अस्पताल आए और खुशी से पिता से मिली। दूसरी ओर विंध्याचल समूह के अध्यक्ष संजीव कपूर के कार्यालय में वह सामने रखी जानकारी को बार बार पढ़ रहे थे और आह भर रहे थे। विकास के लिए हमने शेयर बाजार में उतारे थे और अब इस मिस्टर कबीर ने 51% शेयर खरीद लिए। संजीव कपूर ने कबीर को फ़ोन किया।
नमस्ते मिस्टर कबीर, मैं विंध्याचल समूह का अध्यक्ष संजीव कपूर बोल रहा हूँ। कबीर ने कहा, ओह क्या बात है, आप सबसे बड़े शेयरधारक हैं। क्या समूह के भविष्य के लिए कोई निर्देश हैं? संजीव ने पूछा। जैसे पहले करते थे वैसे ही करो, कबीर ने कहा, मैं सिर्फ लाभांश डिविडेंड्स लूंगा। संजीव कपूर का चेहरा खुशी से चमक उठा। उन्हें डर था कि नया मालिक मनमानी करेगा। अगले कुछ दिनों तक कबीर अस्पताल में ही रहा। सुरेश का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बेहतर हो रहा था। सिस्टम से मिलने वाले पैसों से कबीर के खाते में 1 करोड़ से ऊपर जमा हो गए थे। सुधा जी ने कहा, आज छुट्टी है, काव्या को कहीं घुमाने ले जाओ। कबीर ने काव्या के साधारण कपड़ों को देखा और कहा, चलो पहले कुछ कपड़े खरीदते हैं। सीतापुर में सबसे अच्छा मॉल कौन सा है? विंध्याचल मॉल, काव्या ने खुशी से कहा। पहले काव्या वहां जाने से डरती थी क्योंकि वहां सामान महंगा था, लेकिन अब कबीर के पास लैम्बोर्गिनी थी तो उसे कोई हिचकिचाहट नहीं थी। कबीर को ये जानकर अजीब लगा कि वे उसके अपने ही मॉल में जा रहे हैं। लैम्बोर्गिनी में बैठकर काव्या का चेहरा जिज्ञासा से भरा था। विंध्याचल मॉल पहुंचकर उन्होंने पहले 2 कप चाय ली और फिर मॉल में घूमने लगे। सीतापुर जैसे शहर में चीजें बहुत महंगी नहीं थीं। काव्या एक के बाद एक दुकानों में कपड़े देखती रही। वह खुश थी, लेकिन कबीर थक गया था। एक दुकान में वह बैठ गया और काव्या को कपड़े चुनने दिया। काव्या एक सुंदर ड्रेस लेकर ड्रेसिंग रूम की ओर मुड़ी। तभी उसके पीछे एक जोड़ा आ गया। धड़ाम, काव्या उस भारी मेकअप वाली महिला से टकरा गई और चाय उस महिला के कपड़ों पर गिर गई। माफ करना, काव्या ने जल्दी से माफी मांगी और साफ करने की कोशिश की। वह महिला किसी शेरनी की तरह दहाड़ी, अंधी हो क्या? मैंने अभी ये कपड़े खरीदे थे। ये कहते हुए उसने हाथ उठाया और काव्या के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। थप्पड़ की गूंज पूरी दुकान में सुनाई दी। काव्या के गाल पर उंगलियों के निशान उभर आए। महिला ने उसे जोर से धक्का दिया और काव्या जमीन पर गिर गई। उसके साथ खड़े अरमानी के कपड़े पहने आदमी, रजत ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड के कपड़े गंदे करने की? और उसने काव्या को लात मारने की कोशिश की, लेकिन कबीर ने बीच में आकर उस लात को रोक लिया। उसने उस आदमी को एक जोरदार लात मारी और वह कई मीटर दूर जाकर दीवार से टकराया। कबीर ने काव्या को उठाया। काव्या, तुम ठीक हो? काव्या रो रही थी। कबीर का खून खौल उठा। वह उस महिला, सिमरन की ओर मुड़ा। सिमरन डर गई। माफी मांगो, कबीर ने ठंडे स्वर में कहा और उसे एक थप्पड़ मारा। सिमरन का चेहरा सूज गया। माफी मांगो, कबीर ने दूसरा थप्पड़ मारा। माफी मांगो। तीसरे थप्पड़ के साथ सिमरन जमीन पर गिर गई और उसके दांत टूटकर गिर गए। वह डर के मारे कांपने लगी और घुटनों के बल बैठकर काव्या से माफी मांगने लगी। तभी रजत उठा और चिल्लाया, तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? यहीं रुको। उसने फोन निकाला और अपने चचेरे भाई वीर को फोन किया, जो मॉल का मैनेजर था। वीर भाई, मुझे और सिमरन को मॉल में पीटा गया है, जल्दी लोग लेकर आओ। वीर को जब पता चला कि सिमरन, जो एक बड़ी कंपनी के मालिक की बेटी थी, उसे पीटा गया है, तो वह आग बबूला हो गया। वह 30 से ज्यादा सुरक्षा गार्डों को लेकर स्टाइल स्टूडियो की ओर चल पड़ा। कबीर को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह अपनी जगह पर बैठा रहा। काव्या ने डरते हुए चुपके से एक कोने में जाकर पुलिस को फोन कर दिया। वीर विंध्याचल मॉल में कई सालों से काम कर रहा था, इसलिए वह यहाँ की हर एक चीज से भली भांति परिचित था। कुछ ही देर में वह सुरक्षा कर्मियों की एक बड़ी टुकड़ी के साथ स्टाइल स्टूडियो के दरवाजे पर आ पहुंचा। रजत ने उन्हें दूर से ही देखा और हाथ हिलाते हुए चिल्लाया, वीर भाई, यहाँ, मैं यहाँ हूँ। बोलते हुए उसने कबीर की ओर बेहद ठंडी नजरों से देखा, मानो कह रहा हो, बच्चू अब तू गया। सिमरन का चेहरा सूजकर गुब्बारे जैसा हो गया था, लेकिन इतने सारे लोगों को अपनी तरफ आता देख उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। उसने कबीर की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, यही है वो, इसने मुझे मारा। वीर भाई, जल्दी से इसे सबक सिखाओ। सिमरन की हालत देख वीर भी थोड़ा हैरान रह गया। उसने भरोसा दिलाते हुए कहा, सिमरन चिंता मत करो, मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये याद रखेगा। फिर वीर ने कबीर से कड़े शब्दों में कहा, लड़के, तेरी हिम्मत कैसे हुई विंध्याचल मॉल में हंगामा करने की? मुझे शक है कि तू यहाँ चोरी कर रहा है। इसे पकड़ो और सुरक्षा कक्ष में ले जाओ। जांच पूरी होने तक वहीं रहेगा। वीर की सोच बहुत सीधी थी। इस समय मॉल में बहुत भीड़ थी। वह सबके सामने कबीर को नहीं पीट सकता था, वरना उसकी नौकरी खतरे में पड़ सकती थी। लेकिन एक बार कबीर सुरक्षा कक्ष में पहुंच जाता तो वह उसके साथ जो चाहे कर सकता था। कबीर ने सुरक्षा कर्मियों पर एक नज़र डाली और उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया। पहले उसने सोचा था कि वह इन लोगों को सबक सिखाएगा, लेकिन ये गार्ड तो विंध्याचल मॉल के थे। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये उसी के कर्मचारी हैं। ये सोचकर कबीर ने अपना फ़ोन निकाला और एक नंबर मिला दिया। कबीर को फ़ोन मिलाते देख वीर ने हिकारत से कहा, मदद के लिए फ़ोन कर रहा है। हे, मैं भी देखता हूँ कि विंध्याचल मॉल में चोरी और हंगामा करने वाले की मदद करने की हिम्मत कौन करता है।
सुरक्षा कर्मियों ने कबीर को पकड़ने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाया। वे भी देखना चाहते थे कि कबीर क्या तमाशा करता है। इधर विंध्याचल समूह के मुख्यालय के बैठक कक्ष में अध्यक्ष संजीव कपूर कंपनी के महाप्रबंधक, निदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक कर रहे थे। तभी संजीव का फोन थरथराया। संजीव ने माथे पर शिकन ला दी। उन्हें बैठक के दौरान फोन का बजना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह फोन काटने ही वाले थे कि स्क्रीन पर नाम देख उनकी आंखें फैल गईं। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के फोन उठाया। नमस्ते मिस्टर कबीर, क्या बात है? संजीव ने बहुत ही संभल कर पूछा। मैं इंद्रनगर के विंध्याचल मॉल में दर्जनों सुरक्षा कर्मियों से घिरा हुआ हूँ। वे कह रहे हैं कि मैंने हंगामा किया और चोरी की है। वे मुझे पकड़कर सुरक्षा कक्ष में ले जाना चाहते हैं। कबीर ने अपनी बात खत्म की और तुरंत फोन काट दिया। ये सुनते ही संजीव के माथे पर पसीने की परत आ गई। उन्होंने अभी क्या सुना? कबीर इंद्रनगर के विंध्याचल मॉल में सुरक्षा कर्मियों से घिरा हुआ है और वे कह रहे हैं कि उसने चोरी की है। उन सुरक्षा कर्मियों की इतनी हिम्मत! कबीर विंध्याचल समूह के 51% शेयरों का मालिक था। हंगामा तो दूर, अगर वह पूरा मॉल भी गिराना चाहे तो कोई उसे रोक नहीं सकता। और चोरी? मजाक चल रहा है क्या? अगर वे कबीर को पूरा मॉल भी दे दे तो शायद वह उसे लेने की भी परवाह न करे। कबीर को केवल शेयरों और लाभांश से मतलब था। उसने कभी मॉल के संचालन में दखल नहीं दिया। लेकिन सुरक्षा कर्मियों के इस समूह ने उसे उकसाने की जुर्रत की। बेवकूफ़ों की जमात! संजीव गुस्से में बड़बड़ाया। बैठक कक्ष में मौजूद वरिष्ठ अधिकारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। संजीव कभी बैठक के दौरान फोन नहीं उठाते थे, लेकिन आज न केवल उन्होंने फोन उठाया बल्कि बहुत ही आदर से बात की और अंत में अपना आपा भी खो बैठे। मिस्टर कबीर, क्या ये वही रहस्यमय व्यक्ति है जिसने हाल ही में समूह के 51% शेयर खरीदे हैं? अधिकारी अनुमान लगाते रहे। संजीव ने किसी की परवाह किए बिना अपना लैपटॉप खोला और इंद्रनगर के विंध्याचल मॉल के महाप्रबंधक जयेश चौहान का नंबर मिलाया। जयेश अभी अभी एक ग्राहक के साथ बैठक खत्म करके अपनी कार की ओर बढ़ रहा था। तभी उसकी जेब में रखा फोन जोर से बजने लगा। उसने सरसरी तौर पर स्क्रीन देखी और अगले ही पल उसका दिल जोर से धड़कने लगा। फोन अध्यक्ष संजीव कपूर का था। जयेश ने उत्साह के साथ फोन उठाया। नमस्ते अध्यक्ष महोदय। नमस्ते। नमस्ते का बच्चा। जयेश, तुम महाप्रबंधक कैसे बन गए? क्या तुम कुछ नहीं कर रहे हो? वहां पूरी तरह अंधेरगर्दी मची है। संजीव दहाड़ा। जयेश को डांट की उम्मीद नहीं थी। वह कुछ पल के लिए सन रह गया, फिर घबराहट में पूछा, अध्यक्ष महोदय, मुझे समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा? तो मुझे बताओ। विंध्याचल मॉल के दर्जनों सुरक्षा कर्मी विंध्याचल समूह के सबसे बड़े शेयरधारक मिस्टर कबीर पर चोरी और हंगामे का आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार क्यों करना चाहते हैं? संजीव ने गुस्से में पूछा। जयेश को लगा जैसे उसके कान के पास कोई बम फट गया हो। वह पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। उसने सुना था कि किसी रहस्यमय व्यक्ति ने कंपनी के 51% शेयर खरीदे हैं और अब उसी सबसे बड़े शेयरधारक को उसके मॉल में गिरफ्तार किया जा रहा था। ये बहुत बड़ी मुसीबत थी। जयेश बेहद घबरा गया। अध्यक्ष महोदय, यहाँ कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं अभी मॉल जाकर स्थिति संभालता हूँ। जल्दी जाओ और याद रखना, मिस्टर कबीर को संतुष्ट करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, वरना। संजीव ने चेतावनी देते हुए फोन काट दिया। जयेश, जो पहले आराम से चल रहा था, अब पागलों की तरह मॉल के अंदर भागा। जल्दबाजी में वह गिर पड़ा। उसके घुटने में चोट लग गई, लेकिन उसने परवाह नहीं की। वह रेंगता और लड़खड़ाता हुआ जितनी तेजी से हो सके आगे बढ़ा। स्टाइल स्टूडियो के सामने वीर ने देखा कि कबीर ने फोन रख दिया है। भीड़ बढ़ती जा रही थी, इसलिए उसने चिल्लाकर कहा, अब और इंतजार करने की जरूरत नहीं है। इस चोर और उपद्रवी को पकड़कर सुरक्षा कक्ष में ले जाओ। सुरक्षाकर्मी जैसे ही कबीर की ओर लपके, तभी दूर से एक क्रोधित आवाज गूंजी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं देखता हूं कौन हाथ लगाने की जुर्रत करता है। परिचित आवाज सुनकर सुरक्षाकर्मी रुक गए। उन्होंने देखा कि महाप्रबंधक जयेश चौहान, जो अक्सर बैठकों में सबसे ऊपर बैठते थे, लंगड़ाते हुए आ रहे हैं। वीर को उम्मीद नहीं थी कि जयेश यहां आ जाएगा। उसके मन में एक बुरा एहसास हुआ। वह जल्दी से उनके पास गया और बोला, सर, आपको क्या हुआ? आप बैठिए। जयेश ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वह सीधा आगे बढ़ा और बहुत ही विनम्रता से पूछा, क्या मैं जान सकता हूं कि आप में से मिस्टर कबीर कौन हैं? दोनों हाथ जेब में डाले शांत खड़े कबीर ने कहा, मैं हूं। जयेश ने कबीर की कम उम्र देखकर थोड़ी हैरानी महसूस की, लेकिन उसने उसे कम आंकने की गलती नहीं की। इसके विपरीत उसकी नज़रों में सम्मान और बढ़ गया। 20 साल का ये नौजवान, जो विंध्याचल समूह का मालिक है, निश्चित रूप से किसी बहुत बड़ी हस्ती से जुड़ा होगा। जयेश ने 90 डिग्री पर झुककर कहा, मिस्टर कबीर, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने अपने कर्मचारियों को ठीक से नहीं संभाला, जिसकी वजह से आपको परेशानी हुई। ये देखकर वीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह हताशा में बोला, सर, कोई गलतफहमी हुई है।
इस लड़के ने मॉल में हंगामा किया और स्वाद स्नैक्स कंपनी के चेयरमैन की बेटी को पीटा। इसने चोरी भी की है। वीर की सोच थी कि स्वाद स्नैक्स एक बड़ी कंपनी है, इसलिए जयेश थोड़ा संकोच करेगा। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, जयेश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जयेश अचानक पलटा और ठंडे स्वर में बोला, मिस्टर कबीर विंध्याचल समूह के सबसे बड़े शेयरधारक हैं। क्या तुम्हें लगता है कि उन्हें चोरी करने की जरूरत है? ये सुनते ही वीर की रूह कांप गई। विंध्याचल समूह का सबसे बड़ा शेयरधारक। उसे समझ आ गया कि उसने अपनी कब्र खोद ली है। उसे मिलने वाली मोटी तनख्वाह और आरामदायक नौकरी अब हाथ से जाने वाली थी। वीर के मन में पछतावे का सैलाब उमड़ पड़ा। तभी 3 पुलिस वाले वहां आ पहुंचे। उनमें से एक लंबा और पतला इंस्पेक्टर दिनेश आगे आया और बोला, पुलिस को किसने बुलाया? यहाँ क्या हो रहा है? काव्या ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि चीजें इस तरह बदल जाएंगी। मॉल का महाप्रबंधक कबीर के सामने झुका हुआ था, इसलिए जब पुलिस ने सवाल पूछा तो वह तुरंत जवाब नहीं दे पाए। दूसरी ओर रजत ने इंस्पेक्टर दिनेश को देखते ही राहत की सांस ली। वह उत्साह से बोला, दिनेश, अच्छा हुआ तुम आ गए। फिर उसने कबीर की ओर इशारा किया, इसने मुझे बेवजह पीटा, इसे गिरफ्तार करो। रजत और दिनेश स्कूल में साथ पढ़े थे, इसलिए उसे लगा कि अब कबीर को सबक मिल जाएगा। तभी काव्या ने संभलते हुए कहा, इंस्पेक्टर, पुलिस को मैंने बुलाया था। मेरे भाई ने बेवजह नहीं मारा। पहले इन लोगों ने मुझे मारा, मेरे भाई ने बस मेरा बचाव किया। दिनेश ने उस दिशा में देखा जहां रजत इशारा कर रहा था। अगले ही पल उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये तो वही है। कुछ दिन पहले दिनेश अपने कप्तान और बड़े नेताओं के साथ शहर के केंद्रीय अस्पताल गया था। वहां एक नौजवान आया था जिसके लिए बड़े बड़े नेता भी सम्मान में खड़े हो गए थे। उस नौजवान की पहचान इतनी खास थी कि उसके बीमार रिश्तेदार के इलाज के लिए पूरा प्रशासन सक्रिय हो गया था। वह नौजवान निश्चित रूप से कोई बहुत बड़ी तोप था और रजत उसे गिरफ्तार करने को कह रहा था। सूजे हुए चेहरे वाली सिमरन चिल्लाई, जल्दी से इसे पकड़ो। मैं स्वाद स्नैक्स के चेयरमैन की बेटी हूँ। अगर तुम इसे सबक सिखाओगे तो मैं अपने पापा से कहकर तुम्हें इनाम दिलाऊंगी। इनाम? एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ने के लिए जिससे शहर के बड़े नेता भी डरते हैं। दिनेश का चेहरा सख्त हो गया। उसने हथकड़ी निकाली और सीधे सिमरन के हाथों में पहना दी। रजत सन रह गया। दिनेश, तुम गलत कर रहे हो। तुम मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड को क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? उस बदमाश को पकड़ो जिसने हमें मारा। बदमाश? इसने उस बड़े आदमी को बदमाश कहा और यह जता रहा है कि हम दोस्त हैं। चुप रहो, दिनेश ने कड़क कर कहा। रजत, बकवास बंद करो। हम सिर्फ स्कूल में साथ पढ़े थे, इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हारे गलत कामों में साथ दूंगा। मैं कानून का पालन करने वाला अफसर हूँ। दिनेश ने काव्या की ओर इशारा किया। इस लड़की ने कहा कि तुमने पहले मारा, इसलिए उन्होंने बचाव में हाथ उठाया। और रही बात इस लड़की की, तो यह एक सरकारी अधिकारी को रिश्वत देने की कोशिश कर रही है। हम इसे हिरासत में ले रहे हैं। सिमरन घबराहट में बोली, मैंने ऐसा नहीं किया। नहीं किया? हमारे पास वीडियो फुटेज है, दिनेश ने कहा और उसे ले जाने लगा। तभी जयेश चौहान आगे आया। नमस्ते इंस्पेक्टर, मैं जयेश चौहान हूँ, विंध्याचल मॉल का महाप्रबंधक। मुझे एक रिपोर्ट दर्ज करानी है। जयेश ने वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, ये यहाँ का मैनेजर है, वीर। इसने अपने पद का दुरुपयोग किया, रिश्वत ली और मॉल में घटिया सामान बिकवाया। अभी इसने आदरणीय मिस्टर कबीर पर झूठा आरोप लगाया और उन्हें धमकाने की कोशिश की। मिस्टर कबीर को धमकाना? दिनेश जानता था कि यह कितना गंभीर अपराध है। उसने कड़क आवाज में आदेश दिया, इसे गिरफ्तार करो। हथकड़ी लगते ही वीर घुटनों के बल गिर पड़ा। वह जानता था कि उसका खेल खत्म हो चुका है। पुलिस वीर, सिमरन और सुरक्षा कर्मियों को ले गई। केवल रजत वहां अकेला बदहवास सा खड़ा रह गया। जयेश कबीर से माफी मांगने के लिए उसे खाने पर ले जाना चाहता था, लेकिन कबीर ने मना कर दिया। उसे काव्या के चेहरे के लिए दवा लेनी थी। लैम्बोर्गिनी में वापस लौटते हुए काव्या ने उत्साह से कहा, भैया, आपने लड़ना कब सीखा? आपने उन लोगों को क्या धोया है? मजा आ गया। बोलते समय काव्या के चेहरे की मांसपेशियों में खिंचाव आया और वह दर्द से कराह उठी। बात मत करो, मैं तुम्हारे लिए दवा ले आता हूँ, कबीर ने कहा। दवा और बर्फ की सिकाई के बाद जब वे अस्पताल वापस पहुंचे तो काव्या का चेहरा काफी हद तक ठीक हो गया था। तभी कबीर का फोन बजा। संजीव कपूर लाइन पर थे। मिस्टर कबीर, आज जो हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करूंगा। इसकी जरूरत नहीं है। जयेश ने अच्छा काम किया, लेकिन भविष्य में ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए, कबीर ने कहा। फोन रखने के बाद काव्या ने पूछा, भैया, क्या आप सच में विंध्याचल मॉल के मालिक हैं? हाँ, इसलिए आगे से तुम्हें कपड़ों की कीमत देखने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे भाई के पास पैसों की कमी नहीं है, कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा। काव्या ने खुशी से कबीर के गाल पर किस कर लिया। जब वे वीआईपी वार्ड में पहुंचे तो सुरेश कमरे में टहल रहा था और सविता जी कपड़े पैक कर रही थीं।
माँ, पिताजी, आप ये क्या कर रहे हैं? कबीर ने पूछा। मैं काफ़ी समय से अस्पताल में हूँ, सुरेश ने कहा। दुकान के कई ग्राहकों के फ़ोन आ रहे हैं। हम आज ही डिस्चार्ज हो रहे हैं। कबीर ने रोकने की कोशिश की, लेकिन पिताजी, अभी तो सर्जरी हुई है। डॉक्टर ने छुट्टी दे दी है। घर पर लेटे लेटे मैं और बीमार हो जाऊंगा, सुरेश ने जिद की। कबीर ने सुझाव दिया कि वह उनके लिए एक विला खरीद देगा ताकि उन्हें दुकान न चलानी पड़े, लेकिन सुरेश और सविता जी ने साफ मना कर दिया। वे अपनी पुरानी जगह और दिनचर्या से खुश थे। कबीर को उनकी बात माननी पड़ी। अगले 3 दिन वह अपने माता पिता के साथ रहा। इस दौरान उसे सिस्टम से लाल लिफाफे, रेड पैकेट्स मिलते रहे, जिससे उसके खाते में 30 लाख रुपए और जुड़ गए। माता पिता के कहने पर कबीर अपनी लैम्बोर्गिनी में वापस इंद्रनगढ़ के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसे महसूस हुआ कि स्पोर्ट्स कार में लंबी दूरी तय करना कमर तोड़ देता है। फुर्सत मिलते ही मैं एक बड़ी और आरामदायक गाड़ी खरीदूंगा, कबीर बड़बड़ाया। इंद्रनगढ़ के रॉयल रेजिडेंसी होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में पहुंचते ही ठीक 12 बजे कबीर का फोन थरथराया। टिंग, बधाई हो, आपको सत्य की आंखें, आइज ऑफ ट्रूथ कौशल प्राप्त हुआ है। कबीर ने विवरण पढ़ा। सत्य की आंखें, महिलाओं का असली रूप और उनका आपके प्रति झुकाव, फेवरेबिलिटी देखने की क्षमता। दिलचस्प, कबीर मुस्कुराया। दूसरी तरफ श्रेया ने अपने भाई का सारा सामान रॉयल रेजिडेंसी में शिफ्ट कर दिया था। वह थकी हारी घर लौटी तो उसकी माँ सुधा जी ने उत्साह से कहा, श्रेया, तैयार हो जाओ, एक लड़का देखने जाना है। उसके परिवार की अपनी फैक्ट्री है और 2 मर्सिडीज गाड़ियां हैं। माँ, फिर से, श्रेया ने बेमन से कहा। अरे, ये कबीर जैसा गरीब नहीं है, सुधा जी ने ताना मारा। कबीर गरीब है? श्रेया ने हैरानी से पूछा और फिर मॉल वाली घटना बताई। सुधा जी ने हंसते हुए कहा, तुम बेवकूफ़ बन गई। कबीर ने वो लैम्बोर्गिनी किराए पर ली होगी। उसके माता पिता ने कुछ दिन पहले ही मुझसे पैसे उधार मांगने के लिए फ़ोन किया था। अगर वे अमीर होते तो मुझसे भीख क्यों मांगते? श्रेया सन रह गई। उसे लगा कि वह फिर से कबीर के झांसे में आ गई थी। वह असल में एक कंगाल ही था। अगले दिन कबीर अपनी लैम्बोर्गिनी से इंद्रनगढ़ यूनिवर्सिटी पहुंचा। इंजन की गड़गड़ाहट ने सबका ध्यान खींचा। कई लड़कियों की आंखें चमक उठीं। कबीर ने अपने काउंसलर आचार्य सूर्यकांत को फ़ोन किया। सूर्यकांत एक खुशमिजाज व्यक्ति थे जो कबीर को कक्षा तक ले गए। वहां कबीर की मुलाकात अपने 3 रूममेट से हुई, संजय, जतिन और मयंक। संजय लंबा चौड़ा था और बास्केटबॉल का शौकीन, जतिन गोल मटोल और खाने का दीवाना, और मयंक पढ़ाकू। शाम को चारों ने कबीर का सामान जमाने में मदद की और फिर वे पास के एक ढाबे पर खाना खाने गए। कबीर, हॉस्टल 104 में स्वागत है। आज हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक नशा न हो जाए, संजय ने बियर का गिलास उठाते हुए कहा। लेकिन अजीब बात यह थी कि संजय, जतिन और मयंक तीनों नशे में धुत हो गए, पर कबीर पर कोई असर नहीं हुआ। तभी श्रेया वहां से गुजरी। कबीर को सड़क किनारे ढाबे पर खाते देख उसने ताना मारा, कबीर, अब तुम्हारी लैम्बोर्गिनी कहाँ है? सड़क पर खाना खा रहे हो? कबीर ने उसे नज़रअंदाज करते हुए कहा, तुम्हें इससे क्या मतलब? श्रेया ने मुंह बनाकर कहा, दिखावा करना बंद करो। इंसान को अपनी औकात में रहना चाहिए। उसे तसल्ली हुई कि उसने कबीर को छोड़कर सही किया था। अगले दिन दोपहर 12 बजे कबीर को फिर से लाल लिफाफे मिले। इस बार उसे पेशेवर बास्केटबॉल तकनीक प्राप्त हुई। दोपहर में संजय कबीर को बास्केटबॉल कोर्ट ले गया। चिंता मत करना, हम बस मजे के लिए खेल रहे हैं, संजय ने कहा। खेल शुरू हुआ। संजय को लगा था कि कबीर को खेलना नहीं आता, लेकिन जैसे ही कबीर के हाथ में गेंद आई, वह हवा से बातें करने लगा। कबीर ने एक के बाद एक कई गोल किए। संजय और उसकी टीम बस मुंह ताकते रह गए। तभी एक शॉट से गेंद कोर्ट के बाहर चली गई और वहां खड़ी 2 जुड़वां बहनों की तरफ तेजी से बढ़ी। लड़कियां डर से सहम गईं, लेकिन इससे पहले कि गेंद उन्हें लगती, कबीर ने बिजली की गति से बीच में आकर गेंद को रोक लिया। टिंग, आकर्षण आभा, पहली नज़र का प्यार सक्रिय। कबीर ने देखा कि दोनों बहनें ईशा और इरा एक जैसी नीली और लाल ड्रेस में थीं। सत्य की आंखें, कौशल से उसने देखा कि उनका आकर्षण 95 और झुकाव 99 था। दोनों बहनों ने शर्म हुए कबीर को पानी की बोतलें दीं और उसका नंबर मांगा। संजय दूर खड़ा अपने खाली हाथ देख रहा था और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। मैं सालों से खेल रहा हूं, मुझे किसी ने पानी नहीं पूछा। और कबीर ने पहले दिन ही जुड़वां बहनों का दिल जीत लिया। शाम को हॉस्टल में मयंक ने चिल्लाते हुए कहा, देखो, हमारे कॉलेज के ग्रुप में किसी ने लैम्बोर्गिनी की फोटो डाली है। ये किसकी हो सकती है? संजय और जतिन भी उत्सुकता से देखने लगे। फोटो में गाड़ी के साथ कबीर खड़ा था। ये तो कबीर है, संजय चिल्लाया। कबीर, ये गाड़ी तुम्हारी है? हाँ, कबीर ने सहजता से कहा। वैसे मुझे एक और गाड़ी खरीदनी है, क्या तुम लोग साथ चलोगे? अगले दिन वे मर्सिडीज के शोरूम गए। कबीर ने बिना किसी मोलभाव के एक नई मर्सिडीज जी क्लास जी वैगन खरीद ली और पूरा भुगतान नकद कर दिया। संजय और बाकी दोस्त हक्के बक्के रह गए।
खुशी में कबीर ने उन्हें सागर किनारा रेस्टोरेंट में सी फूड की दावत दी। अगली सुबह क्लास में बहुत भीड़ थी। ये टीचर मीरा की क्लास थी, जो अपनी खूबसूरती और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थीं। मीरा ने ब्लैकबोर्ड पर एक कठिन गणितीय सवाल लिखा। पूरी क्लास में सन्नाटा था। मीरा ने कबीर को बोर्ड पर बुलाया। कबीर ने न केवल सवाल हल किया, बल्कि एक ऐसा तरीका भी बताया जिससे मीरा हैरान रह गईं। दोनों ने पूरी क्लास के दौरान ट्विन प्राइम अनुमान पर चर्चा की और अंत में नंबर भी एक्सचेंज किए। पूरी क्लास जल भुन गई। क्लास खत्म होने के बाद एक और खूबसूरत लड़की, संजना, कबीर के पास आई। हम फिर मिल गए। मैं संजना हूँ, उसने हाथ बढ़ाते हुए कहा। कबीर ने उसे पहचाना। ये वही लड़की थी जिसकी फरारी को उसने हाईवे पर पीछे छोड़ दिया था। संजय, जतिन और मयंक अब तक सदमे में आ चुके थे। जुड़वां बहनें, टीचर मीरा और अब कॉलेज की सबसे अमीर लड़की संजना भी। कबीर भाई, तुम इंसान हो या जादूगर। शाम को संजना ने कबीर को एक कार रेस में आमंत्रित किया। रात 9 बजे कबीर अपनी लैम्बोर्गिनी लेकर ईस्ट माउंटेन रोड पहुंचा। वहां शहर के कई अमीरजादे अपनी स्पोर्ट्स कारों के साथ मौजूद थे। तभी 2 और शानदार गाड़ियां वहां आ रुकीं। उनमें से ललित और समर निकले। ये दोनों शहर की बड़ी दवा कंपनियों के वारिस थे। कबीर की आंखें चमक उठीं। उसे अपने पिता के पूर्ण इलाज के लिए औषधीय जल चाहिए था, जिसके लिए दुर्लभ जड़ी बूटियों की जरूरत थी। शायद ये दोनों उसकी मदद कर सकते थे। जल्द ही 2 नौजवान अपनी शानदार गाड़ियों से बाहर निकले। दोनों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में चिंगारियां फूट रही थीं, मानो दोनों एक दूसरे को ललकार रहे हों। सफ़ेद शर्ट पहने समर ने कहा, दीदी शनाया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप यहाँ होंगी। शनाया ने कहा, इतनी चहल पहल कम ही देखने को मिलती है। भला मैं इसे कैसे छोड़ सकती थी। आज का खेल क्या है? चेकदार शर्ट पहने विक्की बोला, ये समर अपनी गाड़ी मुझे देने की जिद कर रहा है। हालांकि वह बाहर से थोड़ी भद्दी है, फिर भी मैं उसे बेमन से स्वीकार कर लूंगा। बेशर्म, समर गुर्राया। दीदी शनाया, विक्की और मेरे बीच एक दौड़ होने वाली है। हम अरावली पहाड़ी मार्ग पर एक चक्कर लगाएंगे। शर्त मेरी गाड़ी और इसकी गाड़ी की है। विक्की चिल्लाया, दोस्तों, आप सब भी इस मुकाबले में शामिल हो सकते हैं। अगर आप जीतते हैं तो दोनों गाड़ियां आपकी होंगी। ये सुनकर समर ने थोड़ा माथा सिकोड़ा, लेकिन कुछ बोला नहीं। विक्की की बात सुनकर भीड़ खुशी से झूम उठी। भले ही वहां मौजूद हर किसी के पास करोड़ों की संपत्ति थी, लेकिन इतनी आसानी से 2 बेशकीमती गाड़ियां खरीदना उनके लिए भी आसान नहीं था। दोनों गाड़ियों की कुल कीमत कम से कम 3 करोड़ रुपये थी। भला वे उत्साहित क्यों न होते। भीड़ को खुश देखकर विक्की का मूड ठीक हो गया। उसने पूछा, दीदी शनाया, आप अपनी गाड़ी नहीं लाईं? मैं अपने दोस्त के साथ आई हूँ। शनाया ने सिर झुकाकर कबीर से पूछा, कबीर, क्या तुम प्रतियोगिता में हिस्सा लोगे? कबीर ने कहा, जब आ ही गए हैं तो क्यों नहीं। क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं आपकी मार्गदर्शक बन जाऊं? शनाया ने मुस्कुराते हुए पूछा। यह मेरे लिए सम्मान की बात होगी, कबीर ने कहा। विक्की ने चोरी छिपे कबीर का जायजा लिया। शनाया के करीब होने का मतलब था कि इस लड़के में जरूर कोई खास बात है। विक्की ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई कबीर, तो तुम्हें भी रेसिंग का शौक है। हमारी खूब जमेगी, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी गाड़ी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हाँ, असल में मुझे ये लिए हुए कुछ ही दिन हुए हैं, कबीर ने कहा। विक्की ने सिर हिलाया, कोई बात नहीं। अगर भविष्य में तुम्हें इसमें कोई बदलाव करवाना हो तो मुझसे संपर्क करना। कबीर ने कहा, जरूर, अगर मुझे जरूरत हुई तो बताऊंगा। विक्की ने तंज कसते हुए कहा, अफसोस कि आज रात तुम्हारा मुकाबला मुझसे है, भाई कबीर, वरना आज हम अच्छी टक्कर ले सकते थे। उसका इशारा साफ था कि कबीर की साधारण गाड़ी उसकी रफ्तार का मुकाबला नहीं कर पाएगी। हम आज भी मुकाबला कर सकते हैं, कबीर ने सहज भाव से कहा। भाई कबीर, तुम बहुत आत्मविश्वासी हो। मुझे ऐसे लोग पसंद हैं। बहुत अच्छे, विक्की हंसा। विक्की देखने में भले ही अल्हड़ लगता था, लेकिन वह बहुत होशियार था। चंद शब्दों में ही वह किसी से भी संबंध बना लेता था। आखिर ये अमीरजादे बेवकूफ़ नहीं थे। वक्त हो गया है, विक्की चिल्लाया। देवियों और सज्जनों, प्रतियोगिता के लिए तैयार हो जाए। कुल 8 गाड़ियां दौड़ में हिस्सा ले रही थीं। शनाया ने अगली सीट पर बैठते हुए पूछा, क्या तुमने पहले कभी अरावली पहाड़ी मार्ग पर गाड़ी चलाई है? नहीं, कबीर ने सिर हिलाया। शनाया ने घबराहट में हत्थे को कसकर पकड़ लिया। कृपया धीरे चलाना, ये रास्ता काफ़ी संकरा है और यहाँ कई तीखे मोड़ हैं, इसलिए सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। उसे कबीर के जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी। तभी गाड़ियों के आगे खड़े रेफरी ने लाल झंडा लहराया। भीषण गर्जना के साथ 8 गाड़ियां जंगली जानवरों की तरह आगे बढ़ीं। 8 में कबीर की गाड़ी सबसे साधारण लग रही थी, लेकिन अपने पेशेवर कौशल से उसने 3 गाड़ियों को पीछे छोड़ दिया और आसानी से चौथे स्थान पर आ गया। शनाया ने कबीर की सधी हुई चाल देखकर सिर हिलाया। 1 किलोमीटर आगे अंग्रेजी के एस आकार का मोड़ है। ठीक है, कबीर ने जवाब दिया। उसकी काली आंखें सीधे सामने टिकी थीं।
एकाग्र, शांत। उसने एक्सीलेटर से पैर नहीं हटाया, बल्कि गति और बढ़ा दी। 200 किलोमीटर प्रति घंटा, 210 किलोमीटर प्रति घंटा। शनाया ने देखा कि वे कोने के करीब आ रहे हैं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह फिर से पूछने से खुद को न रोक सकी, कबीर, आगे एस मोड़ है। पहाड़ी रास्ता होने के कारण शनाया का घबराना लाजमी था। अगर वे इतनी रफ्तार से रेलिंग से टकराए तो बचना नामुमकिन था। अंततः गाड़ी मोड़ पर आ गई। कबीर ने रफ्तार कम नहीं की। शनाया का चेहरा पीला पड़ गया। ठीक उसी वक्त कबीर ने स्टीयरिंग घुमाया और गाड़ी एक फुर्तीली मछली की तरह एक बेहतरीन बहाव के साथ मोड़ से निकल गई। पहाड़ी के नीचे स्क्रीन पर देख रहे अमीरजादों ने चीख पुकार मचा दी। अरे, वह बहाव तो कमाल का था। मोड़ के बाद सीधा रास्ता था। शनाया ने राहत की सांस ली। कबीर, सुरक्षा सबसे जरूरी है। हाँ, कबीर ने जवाब दिया और एक्सीलेटर और जोर से दबा दिया। रफ्तार फिर बढ़ गई। 240, 250। शनाया को केवल कानों में हवा की सीटी सुनाई दे रही थी। उसने नक्शा देखा। कबीर, 1 किलोमीटर आगे 90 डिग्री का मोड़ है। ठीक है, कबीर ने कहा और रफ्तार और बढ़ा दी। 260। ये पहली बार था जब शनाया को डर और पछतावा महसूस हुआ। गाड़ी मोड़ पर पहुंची। कबीर ने फिर से कमाल दिखाया। उसने स्टीयरिंग घुमाया और सफलतापूर्वक 90 डिग्री का तीखा मोड़ काट लिया। उसकी गाड़ी ने तीसरे नंबर पर चल रही गाड़ी को आसानी से पीछे छोड़ दिया। शनाया के पसीने से हाथ फिसल रहे थे। पहाड़ी के नीचे लोग फिर चिल्लाए, गजब, क्या ये कोई पेशेवर रेसर है। अब समर और विक्की सबसे आगे थे। समर ने विक्की को देखा और कहा, अगले मोड़ पर मैं तुम्हें पीछे छोड़ दूंगा। सपने देखते रहो, विक्की गुर्राया। तभी पीछे से एक जानवर जैसी दहाड़ सुनाई दी। उन्होंने अपने शीशे में देखा और दंग रह गए। कबीर, विक्की सबसे ज्यादा हैरान था क्योंकि वह जानता था कि बिना बदलाव वाली गाड़ी से यह नामुमकिन था। शनाया ने आगे 2 गाड़ियां देखीं तो उसके मन में उम्मीद जागी, लेकिन तभी कबीर ने रफ्तार फिर बढ़ा दी। 270। कबीर, आगे अंग्रेजी के वी आकार का तीखा मोड़ है। शनाया ने जल्दी से कहा, लेकिन कबीर ने अनसुना कर दिया। उसका पूरा ध्यान सिर्फ चाल पर था और तेज। गाड़ी वी मोड़ पर पहुंची। समर और विक्की ने अपनी गाड़ियां धीमी कर ली थीं क्योंकि वे अपनी जान की परवाह करते थे। लेकिन कबीर ने ब्रेक नहीं लगाया। शनाया का चेहरा पीला पड़ गया। उसे लगा अब सब खत्म। ची। कबीर की गाड़ी ने एक खूबसूरत मोड़ लिया और दुनिया को अपने वश में करने वाले वेग के साथ दोनों गाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल गई। विक्की और समर बस देखते रह गए। अंत में कबीर की गाड़ी ने पहला स्थान प्राप्त किया। वह गाड़ी से बाहर निकला तो अमीरजादों ने उसे घेर लिया। भाई कबीर, आप तो रेसिंग के देवता निकले। कबीर हंसा, मैं कोई रेसर नहीं हूं, बस एक छात्र हूं। उसने शनाया की तरफ देखा, क्या तुम ठीक हो? शनाया अभी भी कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह डर के साथ साथ रोमांचित भी थी। कुछ देर बाद विक्की और समर भी पहुंच गए। विक्की ने आते ही कहा, भाई तुमने तो कमाल कर दिया। मैं तो डर के मारे कांप रहा था। उसने अपनी गाड़ी की चाबी निकाली। ये लो, मैं अपनी हार मानता हूं। समर ने भी अपनी चाबी आगे बढ़ाई। कबीर ने हाथ हिलाते हुए कहा, मुझे गाड़ियां नहीं चाहिए। मैं कॉलेज में पढ़ता हूं, इतनी गाड़ियां रखने की जगह नहीं है। अगर आप सच में शर्त पूरी करना चाहते हैं तो मेरे लिए 100 साल पुराना अश्वगंधा और दिव्य शाखा ढूंढने में मदद करें। विक्की और समर ने राहत की सांस ली। उनके लिए जड़ी बूटी ढूंढना गाड़ियां देने से कहीं आसान था। उन्होंने वादा किया। कबीर खुश था, उसे अपने पिता के इलाज के लिए इनकी सख्त जरूरत थी। अगले दिन छात्रावास के कमरे नंबर 104 में हमेशा की तरह मानव सबसे पहले जागा। फिर उसने कबीर, जगू और साहिल को उठाया। सुबह गणित की क्लास थी। कबीर को पुराने प्रोफेसर का पढ़ाना लोरी जैसा लगा और वह मेज पर सिर रखकर सो गया। दोपहर में कबीर के फोन पर संदेश आया। उसे इनाम के तौर पर 50,000 रुपये और कुशल सुलेखन कैलीग्राफी का हुनर मिला। साथ ही एक हुनर बढ़ाने वाला कार्ड भी मिला। कबीर ने सोचा कि वह इसका इस्तेमाल बाद में करेगा। साहिल ने कहा, भाई कबीर, आज बास्केटबॉल खेलने चलें। कबीर तैयार हो गया। मैदान में एक सांवला लड़का और 3 अन्य लड़के पहले से थे। सांवले लड़के ने कबीर को गले लगाना चाहा, लेकिन कबीर पसीने के डर से पीछे हट गया। वे 3-3 की टीम बनाकर खेलने लगे। कबीर का खेल शानदार था। वह हर बार गेंद को बास्केट में डाल देता था। खेलते खेलते वे पसीने से तर हो गए। तभी 2 सुंदर जुड़वां बहनें, रिया और दिया, बास्केट के नीचे खड़ी दिखाई दी। एक ने लाल और दूसरी ने नीली पोशाक पहनी थी। वे कबीर के लिए ऊर्जा पे एनर्जी ड्रिंक लाई थीं। कबीर ने हैरान होकर पे लिया और पी गया। जुड़वां बहनें मुस्कुरा दीं। कबीर ने अपनी सत्य की आंखों से देखा, दोनों की पसंद का स्तर 99 था। यह आश्चर्यजनक था क्योंकि उसने उनसे कभी बात नहीं की थी। कबीर ने गंदे हाथों से उनसे हाथ मिलाया, लेकिन उन्होंने बुरा नहीं माना।
जब कबीर ने बताया कि उसकी एक प्रेमिका नव्या है जो मुंबई में पढ़ती है, तब भी उनके चेहरे के भाव नहीं बदले। उन्होंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। कबीर उलझन में था, लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा और नहाने चला गया। शाम को कबीर को उसकी शिक्षिका नैना का संदेश मिला। वह उसे अपने दफ्तर बुला रही थी। ये सुनकर मानव, साहिल और जगू ने शोर मचा दिया। दफ्तर में नैना ने कबीर को गणित का एक जटिल सवाल दिखाया। कबीर ने अपने हुनर कार्ड का इस्तेमाल कर अपने गणित के ज्ञान को विद्वान स्तर तक बढ़ा लिया। उसने चुटकियों में सवाल हल कर दिया और नैना को गलतियां भी बताईं। नैना कबीर की प्रतिभा और सुंदर लिखावट देखकर दंग रह गई। खुश होकर नैना उसे खाना खिलाने एक शानदार रेस्तरां ले गई। वहां कबीर ने अपनी शिष्टता और पियानो बजाने के हुनर से सबका दिल जीत लिया। एक फिल्म निर्माता ने उसे काम का प्रस्ताव दिया, लेकिन कबीर ने मना कर दिया। अगले दिन समर ने कबीर को संपर्क किया और उसे 100 साल पुरानी दिव्य शाखा दी। कबीर ने पैसे देने चाहे, लेकिन समर ने मना कर दिया। कबीर ने चुपके से उस दिव्य शाखा को अपने जादुई संग्रह में रख लिया। दोपहर में जगू कंप्यूटर पर एक लाइव प्रसारण देख रहा था। स्क्रीन पर सुहाना नाम की लड़की गा रही थी। जगू उत्साहित था। सुहाना सुंदर थी और अच्छा गा रही थी, लेकिन उसे ज्यादा तोहफे नहीं मिल रहे थे। तभी सेठ चोपड़ा नाम के एक अमीर दर्शक ने 3 अग्निबाण महंगे डिजिटल उपहार भेजे और सुहाना से अपनी जैकेट उतारने की मांग करने लगा। जगू गुस्सा हो गया, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। कबीर ने देखा कि उसके पास सिस्टम से मिले 1 अरब शार्क सिक्के पड़े थे। उसने परिश्रमी नाम से अपना खाता खोला और तुरंत 4 अग्निबाण भेज दिए। सेठ चोपड़ा चिढ़ गया और उसने और अग्निबाण भेजे। दोनों के बीच होड़ लग गई। लेकिन जब सेठ चोपड़ा ने 9 अग्निबाण भेजे तो कबीर ने एक साथ 100 अग्निबाणों की बारिश कर दी। पूरा चैट रूम स्तब्ध रह गया। लेकिन कबीर यहीं नहीं रुका। 100, 200, 500, पूरे 1000 अग्निबाण, लाखों रुपये के उपहारों की बारिश देखकर सेठ चोपड़ा डरकर भाग गया। सुहाना रोने लगी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। इस तमाशे को देखने के लिए मशहूर स्ट्रीमर मोना भी वहां आ गई। कबीर, जिसे अब सम्राट की उपाधि मिल चुकी थी, मोना के प्रसारण में गया। मोना ने उसका स्वागत किया और उसकी पसंद का गाना वो बीते दिन गाया। कबीर ने गाने का आनंद लिया और सोचा कि यह डिजिटल दुनिया भी कितनी अजीब और दिलचस्प है। संगीत धीमा होते होते थम गया और गाना समाप्त हो गया। मेघा ने उम्मीद और घबराहट भरे स्वर में पूछा, कर्मवीर, मेरा गाना कैसा लगा? वह किसी छात्रा जैसी लग रही थी जिसने अभी अभी अपना परीक्षा पत्र सौंपा हो और परिणाम को लेकर बेहद नर्वस हो। कबीर ने टाइप किया, बहुत बढ़िया। अगले ही पल स्क्रीन पर अग्निबाणों की बौछार होने लगी। 10, 100, 200, 500, कुल 500 रॉकेटों ने पूरी लाइव स्ट्रीम को भर दिया। स्क्रीन पर आश्चर्यजनक टिप्पणियों की बाढ़ आ गई। किसी ने लिखा, रईसों के भगवान को नमन। एक अन्य ने लिखा, मेरे घुटने देखो, मैं नतमस्तक हूँ। क्या इतना काफी है? मेघा की चमकदार आंखों में आंसू छलक आए। उसने उत्साह से कहा, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आप कोई और गाना सुनना चाहेंगे? मैं आपके लिए और भी गाऊंगी। कबीर ने एक पल सोचा और फिर मैसेज भेजा, तेरी दीवानी और नगाड़ा संग ढोल। क्या तुम ये दोनों गाने गा सकती हो? मेघा ने जल्दी से कहा, जी, मैं अभी आपके लिए गाती हूँ। संगीत शुरू हुआ और उसने गाना शुरू कर दिया। दोनों गानों की शैली अलग थी, लेकिन मेघा ने उन्हें बखूबी गाया। कबीर ने धीरे से सिर हिलाया और फिर स्क्रीन पर टैप किया। अचानक मेघा का प्रसारण फिर से रॉकेटों की बारिश से भर गया। पूरे 500 रॉकेट। पूरी स्क्रीन पर फिर से कोहराम मच गया। टिप्पणियों में किसी ने लिखा, रईसों के देवता अनन्या भी बहुत अच्छा गाती है, कृपया उसका प्रसारण भी देखें। कबीर ने ये देखा और अनन्या नाम खोजा। जल्द ही एक मासूम और प्यारा चेहरा उसकी आंखों के सामने आया। अनन्या भी कर्मवीर के बारे में जानती थी। वह उत्साह से कांप उठी और खुशी से बोली, मेरे प्रसारण में आपका स्वागत है। कबीर ने टाइप किया, शुक्रिया। अनन्या, क्या तुम लाल इश्क गा सकती हो? बिल्कुल, अनन्या ने तुरंत जवाब दिया। जल्द ही एक हल्का फुल्का संगीत बजने लगा। गाना खत्म होते ही कबीर ने 500 रॉकेटों की बौछार कर दी। अनन्या की कृतज्ञता और प्रशंसकों की टिप्पणियों को नज़रअंदाज करते हुए वह सिमरन की स्ट्रीम पर गया और वहां भी 500 रॉकेट दिए। इसके बाद उसने स्ट्रीम इंडिया ऐप बंद किया और हेडफोन उतार दिए। आखिर कबीर को दोपहर में क्लास के लिए भी जाना था और रॉकेट क्लिक करते करते उसकी उंगलियां भी थकने लगी थीं। हा, तुम लोगों ने देखा, सिमरन को महान कर्मवीर ने 1500 रॉकेट दिए। जतिन उत्साह से चिल्लाया, उसका भारी शरीर खुशी से थिरक रहा था, मानो वह इनाम उसे ही मिला हो। सार्थक ने आह भरी, हे भगवान, फिर से 500 रॉकेट। ये किस तरह का रईस आदमी है? मानव, जो हमेशा पढ़ाई में मग्न रहता था, ने अपनी किताब नीचे रखी और पूछा, तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? कैसे 1500 रॉकेट?
सार्थक ने बताया, करीब 20 मिनट पहले कर्मवीर नाम का एक रईस आया और उसने कुल मिलाकर 3000 रॉकेट बांट दिए। एक रॉकेट 1000 रुपये का है, यानी कुल 30 लाख रुपये। क्या उसने 30 लाख लुटा दिए? मानव की आंखें फटी की फटी रह गईं। गरीबी ने उसकी कल्पना को सीमित कर दिया था। उधर स्ट्रीम इंडिया के मुख्यालय में भी हलचल थी। महाप्रबंधक ने इसे तुरंत पूरे इंटरनेट पर फैलाने का आदेश दे दिया। देखते ही देखते रईसों का देवता सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। कबीर ने इन सब पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह, मानव, सार्थक और जतिन कक्षा में पहुंच चुके थे। आज दोपहर एक बुजुर्ग प्रोफेसर की क्लास थी, इसलिए सभी छात्रों नींदे लग रहे थे। लेकिन अगले ही पल सबकी नींद उड़ गई। कक्षा में बुजुर्ग प्रोफेसर नहीं बल्कि तान्या मैडम आईं। आज तान्या ने हल्के लाल रंग का गाउन पहना था और अपने बालों का जुड़ा बनाया हुआ था। वह किसी राजकुमारी जैसी लग रही थीं। तान्या ने कहा, प्रोफेसर खन्ना को आज अचानक कुछ काम आ गया, इसलिए उनकी जगह मैं ये क्लास लूंगी। पूरी कक्षा उत्साह से भर गई। छात्रों के लिए ये तान्या मैडम से बात करने का सबसे अच्छा मौका था। समय का पहिया अपनी गति से चलता रहा और घंटी बजने के साथ सप्ताह की आखिरी क्लास खत्म हो गई। आज के लिए बस इतना ही, तान्या ने अपनी किताबें समेटते हुए कहा। कबीर, जरा इधर आना। कबीर धीरे से उठा और तान्या के पीछे पीछे क्लास से बाहर निकला। पीछे बैठे छात्रों की आंखों में जलन साफ दिख रही थी। कबीर ने मन ही मन उनकी सुंदरता की तारीफ की। तान्या ने मुड़कर पूछा, मैंने सुना है तुमने राष्ट्रीय गणितीय मॉडलिंग प्रतियोगिता के लिए नाम लिखवाया है। कबीर ने बेमन से सिर हिलाया। जी। तान्या के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। मुझे थोड़ी चिंता थी, लेकिन अब लगता है कि चिंता की कोई बात नहीं है। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इसमें हिस्सा लोगे। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बच्चों के साथ नाइंसाफी कर रहे हो? तान्या को कबीर के गणितीय ज्ञान का अंदाजा था, जो कई प्रोफेसरों से भी अधिक था। कबीर ने सिर हिलाया। मैडम, आप मुझे ज्यादा ही आंक रही हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि यह प्रतियोगिता है क्या। तान्या ने उसे अजीब नज़रों से देखा और समझाया, यह एक ग्रुप प्रतियोगिता है। हर ग्रुप में कंप्यूटर साइंस के 2 और गणित का एक छात्र होगा। हमने तुम्हारे लिए 2 बहुत ही प्यारी कंप्यूटर जीनियस छात्राओं को चुना है। तुम्हें ट्रेनिंग बिल्डिंग नंबर 1 के कमरा नंबर 305 में जाना है। कबीर ने सिर हिलाया और तान्या अपने केबिन की ओर बढ़ गईं। ट्रेनिंग बिल्डिंग नंबर 1, कमरा 305। विशाल कमरे में लगभग 20 मेजें थीं और हर मेज पर एक कंप्यूटर था। रिया और दिया, 2 बेहद खूबसूरत जुड़वां बहनें, शांति से बैठी थीं। वे अपने फ़ोन पर कबीर का नाम खोलकर बैठी थीं और चैट बॉक्स में कुछ लिख रही थीं, लेकिन भेज नहीं पा रही थीं। तभी कबीर ने कमरे में प्रवेश किया। उसने जुड़वां बहनों को देखा, एक ने लाल और दूसरी ने नीली ड्रेस पहनी थी। वह हैरान रह गया। क्या ये वही प्यारी कंप्यूटर जीनियस हैं जिनका जिक्र तान्या मैडम ने किया था? कबीर धीरे धीरे उनके पास गया। उसने देखा कि वे दोनों उसे मैसेज टाइप कर रही थीं, लेकिन संकोच के कारण भेज नहीं पा रही थीं। कबीर को अब समझ आया कि वे उसे मैसेज क्यों नहीं करती थीं। रिया और दिया ने जैसे ही कबीर को देखा, वे हैरान रह गईं। उनके चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने तुरंत अपने बैग से एनर्जी ड्रिंक निकालकर कबीर को दी। तभी प्रोफेसर जोशी, जिनके सिर के बाल थोड़े कम थे, अंदर आए। अरे, तुम सब यहाँ हो। लेकिन जुड़वां बहनों ने उनकी बात नहीं सुनी। वे बस कबीर को निहारती रहीं। कबीर ने धीरे से अपनी बाहें फैलाईं और दोनों बहनों को गले लगा लिया। रिया और दिया का दिल जोर से धड़कने लगा और उनके चेहरे लाल हो गए। दूर खड़े प्रोफेसर जोशी ये देखकर सन रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। काफ़ी देर हिचकिचाने के बाद प्रोफेसर जोशी ने खांसते हुए कहा, तुम लोग गणित विभाग के कबीर और कंप्यूटर विभाग की रिया और दिया हो न? कबीर ने उन्हें छोड़ते हुए कहा, जी, मैं ही हूँ। प्रोफेसर जोशी ने खुद को संभाला और परिचय दिया। उन्होंने प्रतियोगिता के बारे में बताया और कहा, अब अपनी गणितीय जानकारी का उपयोग करके एक आरामदायक कुर्सी डिज़ाइन करो। कबीर ने जुड़वां बहनों से कहा, मैं गणना करूंगा और तुम दोनों डिज़ाइन करना, ठीक है? रिया और दिया ने उत्साह से सिर हिलाया। कुछ ही घंटों में कंप्यूटर स्क्रीन पर एक आधुनिक और एकदम सही कुर्सी का डिज़ाइन तैयार था। प्रोफेसर जोशी ये देखकर दंग रह गए। बहुत बढ़िया। अगर तुम लोग ऐसा ही प्रदर्शन करते रहे तो राष्ट्रीय पुरस्कार जीतना मुश्किल नहीं होगा, प्रोफेसर जोशी ने उत्साहित होकर कहा और वहां से चले गए। कबीर ने खाली कमरे में रिया और दिया की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम लोग मेरे लिए इंटरनेट पर कुछ ढूंढ सकती हो? मुझे 100 साल पुराना जिनसेंग चाहिए। दोनों बहनों ने तुरंत काम शुरू कर दिया। उनकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चलने लगीं। जल्द ही स्क्रीन पर एक खबर आई, 7 सितंबर को दिल्ली के चंद्रलोक होटल में नीलामी होगी, जिसमें राजा रवि वर्मा की पेंटिंग और 100 साल पुराना जिनसेंग शामिल है। कबीर की आंखें चमक उठीं। 7 सितंबर यानी कल। उसने खुश होकर कहा, रिया, दिया, तुम दोनों ने मेरी बहुत मदद की है। अगले दिन इंद्रंग यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में कबीर अपना सामान पैक कर रहा था। सार्थक ने पूछा, कबीर, कहाँ जा रहे हो?
मुझे कुछ जरूरी काम से दिल्ली जाना है, कबीर ने कहा और बाहर निकल गया। रास्ते में राहुल का फोन आया। भाई कबीर, खुशखबरी है। मुझे 100 साल पुराने जिनसेन का पता चला है। वह दिल्ली के चंद्रलोक होटल की नीलामी में है। क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? बिल्कुल, कबीर ने कहा। इंद्रनगर एयरपोर्ट पर राहुल ने कबीर का स्वागत किया। उसने कबीर की कलाई पर बंधी महंगी घड़ी वैशरोन कॉन्स्टेंटिन को देखकर आह भरी। भाई, तुम तो गजब हो। मैंने लैम्बोर्गिनी खरीदने के लिए 1 साल पैसे बचाए थे और तुम ये घड़ी भी ले आए। दोनों ने फ्लाइट ली और 2 घंटे में दिल्ली पहुंच गए। एयरपोर्ट के बाहर राहुल फॉर्मा की मर्सिडीज S500 उनका इंतजार कर रही थी। कार में बैठते ही राहुल ने कहा, भाई कबीर, आज वायु विहार में एक पार्टी है। चलो, थोड़ा मजे करते हैं। वायु विहार दिल्ली का एक आलीशान फार्म हाउस था। वहाँ महंगी गाड़ियाँ और रईस लोग जमा थे। राहुल आते ही लड़कियों की तरफ भाग गया। कबीर ने चारों ओर देखा और एक सफ़ेद पियानो के पास जाकर बैठ गया। उसने प्यार का सपना धुन बजानी शुरू की। संगीत इतना मधुर था कि सभी की बातचीत थम गई। गाना खत्म होने पर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। एक सुंदर युवती जिसने सफ़ेद गाउन पहना था कबीर के पास आए। मैंने पहली बार किसी को ये धुन इतनी खूबसूरती से बजाते सुना है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। कबीर ने विनम्रता से धन्यवाद दिया। बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। उस रात वायु विहार के एक निजी कमरे में दोनों ने साथ वक्त बिताया। अगली सुबह जब कबीर की आंख खुली तो वह कमरे में अकेला था। मेज पर नोटों की एक गड्डी रखी थी। कबीर ने उसे देखा और बड़बड़ाया, यह क्या है? उसे हंसी आ गई। ये तो उल्टा हो गया था। तभी उसका फोन बजा। बैंक से नोटिफिकेशन आया, शिखर टॉवर के मैनेजर वर्मा जी ने 6 करोड़ 50 लाख रुपए आपके खाते में जमा कराए हैं। यह अगले साल का किराया था। कबीर के पास अब काफ़ी धनराशि जमा हो चुकी थी। राहुल नीचे उसका इंतजार कर रहा था। उसने कबीर को देखते ही कहा, भाई, कल तो तुम छा गए। सारी सुंदरियां तो तुम्हारी तरफ ही देख रही थीं। कबीर ने विषय बदलते हुए पूछा, नीलामी कब है? 12:30 बजे। राहुल ने घड़ी देखी। वे दोनों चंद्रलोक होटल पहुंचे। होटल की सजावट राजसी थी। उन्हें तीसरी मंजिल पर एक निजी कमरा दिया गया। कबीर ने मेनू देखा और कहा, एक पॉट दार्जिलिंग चाय, शाही पनीर, मलाई कोफ्ता, दाल मखनी और कुछ मीठा ले आओ। भले ही यह साधारण ऑर्डर लग रहा था, लेकिन चंद्रलोक होटल में इसकी कीमत हजारों में थी। पर कबीर और राहुल के लिए यह मामूली रकम थी। अब उनका पूरा ध्यान आने वाली नीलामी पर था। कबीर चंद्रलोक होटल के निजी कक्ष में बैठा लॉबी में लटके ऊंचे झूमरों को देख रहा था। वहां की नक्काशी और सजावट उसे एक अलग ही एहसास करा रही थी। कबीर ने पूछा, क्या यहाँ नीलामी के कोई विशेष नियम हैं? राहुल ने कहा, बहुत ज़्यादा नियम नहीं हैं। आपको कोई चीज़ पसंद आए तो बस टेबल पर रखा पैडल उठाना है और कीमत बढ़ानी है। लेकिन एक बात जान लो, नीलामी से पहले तुम्हारे पास पर्याप्त पैसे होने चाहिए, वरना अंजाम बुरा हो सकता है। ये नियम उन लोगों के लिए था जो मजे के लिए बोली लगाते थे। कबीर ने सिर हिलाया। दोनों कुछ देर बातें करते रहे कि तभी राहुल को पेट में कुछ गड़बड़ महसूस हुई और वह कमरे से बाहर चला गया। दोपहर के 12 बज रहे थे। कबीर की जेब में रखे फ़ोन में कंपन हुआ। लाल लिफाफे आ चुके थे। ट्रिंग, बधाई हो, आपको 10 रुपये प्राप्त हुए। ट्रिंग, बधाई हो, आपको 10,000 रुपये प्राप्त हुए। ट्रिंग, बधाई हो, आपको सम्राट सुरा की एक बोतल प्राप्त हुई। ट्रिंग, बधाई हो, आपको 2,000 रुपये प्राप्त हुए। इस बार कबीर को कुल 30,000 रुपये और सम्राट सुरा की एक बोतल मिली। जब कबीर ने सिर उठाया तो उसके सामने सम्राट सुरा की एक बोतल रखी थी, जिस पर ड्रैगन जैसी नक्काशी थी और वह किसी शाही मोहर जैसी लग रही थी। उसी समय राहुल दरवाजा खोलकर वापस आया। उसने टेबल पर रखी उस अजीब आकार वाली बोतल को देखा और पूछा, भाई कबीर, यह क्या है? कबीर ने कहा, शराब, उम्दा शराब। क्या तुम चखना चाहोगे? राहुल ने उत्साहित होकर कहा, उम्दा शराब, बिल्कुल, मुझे चखना है। पैकेजिंग देखकर ही लग रहा है कि स्वाद लाजवाब होगा। कबीर बोतल उठाकर गिलास में डालने ही वाला था कि राहुल ने कहा, भाई कबीर, पहले इसे मदिरा पात्र डिकेंटर में डाल लेते हैं। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कबीर ने शराब को मदिरा पात्र में डाल दिया। तुरंत ही पूरे कमरे में एक तेज और मादक सुगंध फैल गई। राहुल ने कहा, क्या खुशबू है, और यह पात्र भी कितना सुंदर है। कबीर ने उसके उत्साहित चेहरे को देखकर उसका गिलास भर दिया। राहुल ने एक ही घूंट में पी लिया और तारीफ की, वाह, बेहतरीन शराब। कबीर ने भी एक घूंट लिया और आंखें बंद करके सिर हिलाया। तभी पारंपरिक परिधान पहने एक बुजुर्ग और एक लंबी सुंदर युवती वहां से गुजर रहे थे। बुजुर्ग ने हवा में सूंघा और रुक गए। थोड़ा रुकने के बाद उन्होंने दरवाजा खटखटाया। राहुल, जो शराब का आनंद ले रहा था, बोला, क्या कोई डिश बची है जो अभी तक नहीं आई? कबीर ने कहा, सब आ चुकी हैं। राहुल ने भौहें से कुढ़ी, अंदर आ जाए।
जब उसने देखा कि एक बुजुर्ग और एक युवती हैं तो कबीर के चेहरे पर सवालिया निशान थे, लेकिन राहुल का मुंह खुला का खुला रह गया। बुजुर्ग ने माफ़ी मांगते हुए कहा, माफ़ करना, मैंने आपके भोजन में खलल डाला। राहुल ने धीरे से अपना मुंह बंद किया और कहा, नहीं, आप परेशान नहीं कर रहे। क्या आप सेठ रघुनाथ सिंघानिया हैं? बुजुर्ग ने कहा, ओह, तुम मुझे जानते हो। राहुल के चेहरे पर आदर का भाव आ गया। उसने कहा, नमस्ते सेठ जी, मैं राहुल फॉर्मा के मालिक का पोता राहुल हूँ। मैं अपने दादाजी के साथ आपसे एक बार चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मिला था। सेठ रघुनाथ ने याद करते हुए कहा, तो तुम राहुल फॉर्मा वाले के पोते हो। तुम्हारे दादाजी की दवाइयों की समझ बहुत अच्छी है। अगली बार जब उनसे मिलो तो मेरा नमस्कार कहना। राहुल ने विनम्रता से कहा, दादाजी यह सुनकर बहुत खुश होंगे। अगर राहुल का परिवार इंद्रंग के शीर्ष परिवारों में से एक था तो सिंघानिया परिवार पूरे देश के शीर्ष परिवारों में से एक था। सेठ रघुनाथ सिंघानिया उस परिवार की रीढ़ थे। उनका रुतबा किसी राजा से कम नहीं था। सेठ रघुनाथ ने कहा, दरअसल मैं इस शराब की खुशबू से खींचा चला आया। उनकी धुंधली आंखें सम्राट सुरा पर टिकी थीं और उनके चेहरे पर पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। राहुल कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि शराब कबीर की थी, लेकिन अगर इस मौके का फ़ायदा उठाकर सेठ रघुनाथ से दोस्ती बढ़ाई जा सके तो ये बहुत बड़ी बात होगी। कबीर ने पूछा, बुजुर्गवार, क्या आप भी शराब के शौकीन हैं? सेठ रघुनाथ ने कहा, मैंने इसे पहले पिया है। इसका स्वाद अभी भी मेरी यादों में ताज़ा है। कबीर ने सिर हिलाया, हम खाना खा रहे थे। अगर आपको बुरा न लगे तो हमारे साथ बैठिए। सेठ रघुनाथ हंसे, तो मैं संकोच नहीं करूंगा। पास खड़ी युवती ने याद दिलाया, दादाजी आपकी तबीयत। कुछ नहीं होगा, थोड़ी सी शराब है, सेठ रघुनाथ ने कहा और बैठ गए। जब उन्होंने मदिरा पात्र को देखा तो उनकी भौहें तन गईं। तुम लोग 3 करोड़ से ज्यादा की कीमत वाली सम्राट सुरा को ऐसे साधारण पात्र में पी रहे हो? ये तो बर्बादी है। राहुल के हाथ कांप गए और उसकी चॉपस्टिक नीचे गिर गई। वह हकलाया, सेठ जी, आपने इसकी कीमत कितनी बताए? सेठ रघुनाथ ने कहा, 1992 में सम्राट सुरा की केवल 10 बोतलें बनी थीं। आंकड़ों के अनुसार अब तक 9 बोतलें पी जा चुकी हैं। 2 साल पहले आखिरी बोतल नीलामी में 3.25 करोड़ में बिकी थी। तुम्हारे सामने जो है वह शायद दुनिया की आखिरी बोतल है। अगर आज इसकी नीलामी हो तो कीमत कम से कम 4 करोड़ होगी। अगर कोई और यह कहता तो राहुल उसे पागल समझता, लेकिन ये कहने वाले सिंघानिया परिवार के मुखिया थे। राहुल ने मुश्किल से थूक निगला, एक बोतल की कीमत 4 करोड़ से ज्यादा। उसने अभी जो एक गिलास पिया वह कितने का था? 5 लाख, 10 लाख। राहुल ने कबीर की तरफ देखा। उसे लगा था कि वह कबीर को समझता है, लेकिन अब लग रहा था कि वह कबीर की क्षमताओं का केवल एक छोटा हिस्सा ही जानता है। कबीर ने 4 करोड़ की शराब ऐसे निकाल ली जैसे कोई आम बात हो। आखिर कबीर है कौन? कबीर ने शांति से सेठ रघुनाथ के लिए गिलास भरा और कहा, बुजुर्गवार, लीजिए। सेठ रघुनाथ ने गिलास उठाया, सूंघा और धीरे धीरे उसे पिया। उनके चेहरे पर आनंद का भाव था। उन्होंने तारीफ की, बिल्कुल वही स्वाद। यह अमीर और मधुर है। वाकई सम्राट सुरा का कोई जवाब नहीं। कबीर ने कहा, लगता है आपको ये बहुत पसंद आई। थोड़ी बची है, आप ले लीजिए। सेठ रघुनाथ हैरान हुए, बेटा, क्या तुम अपनी शराब देने को तैयार हो? ये दुनिया की आखिरी बोतल है। एक शराब प्रेमी के लिए ऐसी नायाब चीज छोड़ना अपने शरीर का हिस्सा काटने जैसा था। कबीर ने कहा, सम्राट सुरा वाकई पूर्ण है, लेकिन कभी कभी पूर्णता का मतलब सर्वश्रेष्ठ नहीं होता। मेरे हिसाब से थोड़ी कमी शराब को और गहरा बनाती है। मुझे यह उतनी पसंद नहीं, इसलिए इसे उसे मिलना चाहिए जो इसकी कद्र करे। सेठ रघुनाथ के चेहरे पर एक अजीब चमक आ गई। 20 साल का लड़का शराब की इतनी गहरी समझ रखता है। काफी देर बाद सेठ रघुनाथ हंसे, अगर ऐसी बात है तो मैं मना करके अपमान नहीं करूंगा। मेरा नाम रघुनाथ सिंघानिया है। बेटा, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो तुम मुझे दादाजी कह सकते हो। पास खड़ी युवती अपनी हैरानी नहीं छिपा सकी। उसके दादाजी कभी किसी नौजवान से इतनी जल्दी नहीं घुलते मिलते। क्या इस लड़के में कुछ खास है? उसने कबीर को गौर से देखा। कबीर ने कहा, नमस्ते दादाजी, मैं कबीर हूँ। तभी होटल में संगीत बजा। सेठ रघुनाथ ने कहा, नीलामी शुरू होने वाली है। कबीर, फिर मिलेंगे। सेठ रघुनाथ और युवती के जाने के बाद राहुल ने ईर्ष्या से कहा, भाई कबीर, तुम उन्हें दादाजी कह पाए। अगर दूसरों को पता चले तो वे जलकर राख हो जाएंगे। कबीर मुस्कुराया, वे 80 के करीब होंगे, उन्हें दादाजी कहने में क्या बड़ी बात है। राहुल ने मदिरा पात्र में पानी डाला और उसे पीने लगा। कबीर ने पूछा, यह क्या कर रहे हो? ये दुनिया की आखिरी सम्राट सुरा थी। मैं एक बूंद भी बर्बाद नहीं कर सकता। दूसरे निजी कक्ष में युवती ने सेठ रघुनाथ के लिए चाय डाली और पूछा, दादाजी, आप उस कबीर के साथ इतने मित्रवत क्यों थे? सेठ रघुनाथ ने चाय की चुस्की ली। वह लड़का विशाल हृदय वाला और गहरा है। उसका भविष्य उज्ज्वल है। युवती ने कबीर के कमरे की ओर देखा।
तभी एक लाल रंग की लंबी ड्रेस में एक सुंदर महिला मंच पर आई। चंद्रलोक होटल में आपका स्वागत है, महिला ने मुस्कुराते हुए कहा। आज की नीलामी की आय का 20% दान किया जाएगा। चलिए नीलामी शुरू करते हैं। जल्द ही एक गोल नक्काशीदार कटोरा लाया गया। महिला ने बताया कि यह मुगल काल का है। बोली शुरू हुई और अंत में वह 23 लाख में बिका। इसके बाद कुछ और चीजें बिकी जिनमें कबीर और राहुल की कोई रुचि नहीं थी। तभी अगली वस्तु लाई गई। चिकित्सा ग्रंथों में 100 साल पुरानी जड़ी बूटियों का बहुत जिक्र है, महिला ने कहा। आज हमारे पास एक असली 100 वर्षीय अश्वगंधा है। शुरुआती कीमत 4 लाख है। तीसरी मंजिल पर बैठे एक गोल चेहरे वाले आदमी ने हंसते हुए कहा, हाल ही में मैं थोड़ी कमजोरी महसूस कर रहा हूँ। ये सही रहेगा। 5 लाख। उस आदमी के बोलने के साथ ही कबीर ने अपना पैडल उठाया और कहा, 50 लाख। उसने सीधे कीमत 10 गुना बढ़ा दी। कबीर को वह जड़ी बूटी चाहिए थी और वह धीरे धीरे बोली लगाने के झंझट में नहीं पड़ना चाहता था। हॉल में सन्नाटा छा गया। 100 साल पुरानी जड़ी बूटी कीमती थी, लेकिन 50 लाख बहुत ज्यादा थे। राहुल भी सन्न रह गया। उसने कबीर को अंगूठा दिखाते हुए कहा, भाई तुम कमाल हो। सामने वाले कमरे में बैठे गोल चेहरे वाले आदमी विक्की मल्होत्रा का चेहरा काला पड़ गया। उसने कहा, ये राहुल है। ठीक है, मैं खेलूंगा। 52 लाख। विक्की और राहुल की पुरानी दुश्मनी थी। राहुल ने कहा, ये विक्की है। वह जानबूझकर कीमत बढ़ा रहा है। ये जड़ी बूटी 20 लाख की होनी चाहिए। इसे छोड़ दो। कबीर ने लापरवाही से कहा, बस पैसे ही तो हैं। 1 करोड़। पूरा हॉल फिर से शांत हो गया। 1 करोड़। कबीर के लिए पैसे मायने नहीं रखते थे, लेकिन उसके पिता की बीमारी मायने रखती थी। वह और इंतजार नहीं कर सकता था। विक्की ने मुट्ठी भींच ली। वह अमीर था, लेकिन 1 करोड़ बहुत बड़ी रकम थी। उसने कबीर को घूरते हुए चिल्लाया, लड़के, बहुत हिम्मत है तुझमें। आखिरकार कबीर ने वह जड़ी बूटी जीत ली। नीलामी खत्म होने के बाद कर्मचारी जड़ी बूटी लेकर आए। कबीर ने भुगतान किया। ट्रिंग, दैविक तंत्र सिस्टम अपग्रेड, स्तर 5। स्तर 5 पुरस्कार, हर सांस के लिए 20 रुपये, नींद के हर सेकंड के लिए 20 रुपये और हर कदम के लिए 20 रुपये। ट्रिंग, स्तर 5, लक्ष्य प्रणाली सक्रिय। अब कबीर दिन में कम से कम 14 लाख कमा सकता था। उसने जड़ी बूटी स्वीकार की और तंत्र ने उसे अपने पास रख लिया। तभी भारी कदमों की आवाज आई। विक्की अपने 2 आदमियों के साथ अंदर आया। विक्की, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राहुल ने पूछा। विक्की ने कबीर को घूरते हुए कहा, लड़के, तुम बहुत अहंकारी हो। कबीर ने शांति से कहा, पैसे नहीं हैं तो नीलामी में मत आया करो। विक्की गुस्से से आगे बढ़ा, लेकिन तभी गलियारे से सेठ रघुनाथ की आवाज आई, यहाँ थोड़ा शोर लग रहा है। बेटा, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? कबीर ने कहा, छोटी बात है दादाजी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। सेठ रघुनाथ ने जाते जाते विक्की को एक नज़र देखा। उस एक नज़र ने विक्की के पसीने छुड़ा दिए। सिंघानिया परिवार के मुखिया ने इस लड़के को बेटा कहा। विक्की ने कांपते हुए माफी मांगी और वहां से भाग गया। कबीर और राहुल बाहर निकले और अपनी गाड़ी में बैठे। जैसे ही वे लिफ्ट के पास से गुजरे, उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग जमीन पर गिरे हुए हैं और वह युवती रो रही है। ये सेठ रघुनाथ थे। गाड़ी रोको, कबीर चिल्लाया। वे दौड़कर वहां पहुंचे। युवती सायरा चिल्ला रही थी, जल्दी दादाजी को अस्पताल ले चलो। कबीर और राहुल ने सेठ रघुनाथ को उठाया और गाड़ी में डाला। सायरा का रो रोकर बुरा हाल था। कबीर ने कहा, मैं चलाऊंगा। उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी और भारी ट्रैफिक के बीच से होते हुए 10 मिनट में अस्पताल पहुंच गया। डॉक्टरों की टीम पहले से तैयार थी और वे सेठ रघुनाथ को अंदर ले गए। वीआईपी वार्ड के बाहर कुछ ही देर में सिंघानिया परिवार के लोग वहां पहुंच गए। सेठ रघुनाथ के बेटे राजेश सिंघानिया ने सायरा से पूछा, क्या हुआ था? सायरा ने बताया, हम नीलामी में गए थे। दादाजी ने थोड़ी शराब पी थी। राजेश चिल्लाया, शराब? तुमने उन्हें पीने क्यों दिया? परिवार के दूसरे सदस्य ने पूछा, क्या वह वही शराब थी? सायरा ने कबीर की ओर इशारा किया, इन्होंने ही दी थी। और इन्होंने ही दादाजी को समय पर अस्पताल पहुंचाया। तभी डॉक्टर बाहर आए। उनका चेहरा उतरा हुआ था। राजेश ने पूछा, मेरे पिताजी कैसे हैं? डॉक्टर ने डरते हुए कहा, फिलहाल हम उन्हें केवल मशीनों पर कुछ घंटों तक जिंदा रख सकते हैं। सिंघानिया परिवार पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सेठ रघुनाथ परिवार की नींव थे। राजेश ने भारी मन से पूछा, क्या कोई और रास्ता नहीं है? डॉक्टर ने कहा, फिलहाल नहीं। तभी पीछे खड़े कबीर ने कहा, शायद मैं दादाजी को बचा सकता हूं। सबने कबीर की ओर देखा। राहुल घबरा गया। डॉक्टर जवाब दे चुके थे, ऐसे में कबीर का ये बोलना मुसीबत मोल लेना था। राजेश ने कबीर को देखा, तुम बचा सकते हो। मैं कोशिश कर सकता हूं। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन कोशिश की जा सकती है, कबीर ने कहा। ठीक है, मैं पिताजी की पसंद पर भरोसा करता हूं, राजेश ने कहा। कबीर ने कहा, इलाज के दौरान कमरे में कोई नहीं होगा और कोई कैमरा भी नहीं। कबीर अंदर गया और दरवाजा बंद कर लिया।
उसने बिस्तर पर लेटे सेठ रघुनाथ को देखा। कबीर ने तंत्र से 100 वर्षीय जड़ी बूटी का उपयोग करके औषधीय जल खरीदने का अधिकार प्राप्त किया। औषधीय जल, एक जादुई दवा जो सभी घावों को भर सकती है। 1 करोड़ रुपये प्रति बोतल। कबीर ने इसे खरीदा और सेठ रघुनाथ के मुंह में डाल दिया। कुछ ही मिनटों में ईसीजी मशीन की लाइनें स्थिर होने लगीं। सेठ रघुनाथ के चेहरे पर लाली लौटने लगी। आधे घंटे बाद उन्होंने आंखें खोल दीं। बाहर गलियारे में देश के मशहूर वैद्य शास्त्री जी भी आ पहुंचे थे। सेठ जी की हालत कैसी है? उन्होंने पूछा। राजेश ने बताया कि एक नौजवान अंदर इलाज कर रहा है। वैद्य शास्त्री ने पुरानी रिपोर्ट देखी और हैरान रह गए। इस हालत में तो बचना नामुमकिन है। मुझे अंदर जाना होगा। जैसे ही वे दरवाजे की ओर बढ़े, दरवाजा खुला।